मोटर बोट निहायत तेज रफ्तारी के साथ समुंदर के सीने पर भागती हुई अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और मैं बेबस बैठा हुआ उसे अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ता देख रहा था। मैं इन दिनों अपने दोस्त शानी के पास कराची आया हुआ था। कराची में उसका बिजनेस जितना वसी था मेरे ख्याल में शायद ही किसी का हो। हम दोनों को मिले चूंकि 4-5 माह हो चुके थे, इसलिए वो मुझे फ़ोन पर कई बार कराची आने के लिए कह चुका था। इसलिए मसरूफियत से फारिग होते ही मैं सीधा शानी के पास कराची जा पहुंचा। मुझे अपने सामने अचानक देखकर वो भी हैरान सा हो गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिले। भाई उस्मान, अपने आने की खबर तो कर देते, यूं अचानक, वो मुझसे बोला और मैं जवाबन मुस्कुराते हुए बोला। फिर मैं अपने जिगरी शानी साहब को सरप्राइज कैसे देता। चूंकि मैं शानी से मिलने सीधा उसके दफ्तर आया था, इसलिए घर पर किसी को खबर ना थी। चंद घंटों के बाद हम दोनों दफ्तर से निकले और घर पर पहुंच गए। घर वाले भी मुझे यूं अचानक देखकर बहुत खुश हुए। शानी के घर में उसके माँ बाप के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसकी उम्र तकरीबन 18 बरस की होगी। उसका नाम सारा था। अपने नाम की तरह वो खुद भी बहुत हसीन थी। बड़ी बड़ी नीली आंखें जिनमें एक नशा सा भरा हुआ था। उसके होंठ गुलाब की पत्तियों के मानिंद रुखसार भरे भरे जिन पर लाली झलकती थी। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी जो कानों में रस खोल दे। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने सोचा था आप हमें भूल ही गए होंगे, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा, मैं अपने दोस्त शानी और आप सबको भूल जाऊं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। क्यों माँ जी, इसीलिए इतनी देर से आए हो। माँ ने प्यार से आंखें निकालते हुए कहा। सारा भी भला क्यों पीछे रहने वाली थी। उसने तेजी के साथ आगे बढ़कर मेरा दायां कान आहिस्ता से खींचते हुए कहा, क्यों आए हो इतनी देर से बच्चू, माँ को जवाब चाहिए। यार शानी, अपनी बहना को कुछ समझाओ, मैंने सिसकारी भरते हुए कहा। ये तो मुफ्त में हिटलर बन रही है। अरे मेरा कान गया। यार उस्मान, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शानी की तरफ से मुझे दो टोक जवाब मिला। अरे मेरी तौबा, मेरे फरिश्तों के होने वाले फरिश्तों की भी तौबा। सारा ने मेरा कान छोड़ते हुए कहा, अब ठीक है। अरे बिच्छू, मैं घबराए हुए लहजे में बोला। सारा की पीठ पर बिच्छू। कहाँ कहाँ। इस दौरान सारा तो चीखें मारने लगी। शर्ट के अंदर दाखिल हो चुका है, मैंने कहा तो सारा चीखें मारती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ भागती चली गई। तुम बाज नहीं आओगे, शानी के वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा। जब अंकल वो बाज नहीं आती तो फिर भला मैं कैसे बाज आ सकता हूँ, मैंने कहा। असल में मैंने एक जैली की तरह नरम और मुलायम प्लास्टिक का बिच्छू सारा की शर्ट में दाखिल किया था। वैसे भी लड़कियां आमतौर पर ऐसी चीजों से जल्द डर जाती हैं। ये पहला दिन इसी तरह उनके दरमियान गुजर गया। दूसरे दिन मैं स्विमिंग पूल के सामने बैठा हुआ था। तकरीबन सुबह के 8 बजे का वक्त था। शानी अपने ऑफिस जा चुका था। मेरी नजरें शफाफ पानी पर थीं। चंद लम्हों के बाद सारा भी मेरे करीब आकर बैठ गई। उसी वक्त मेरे मोबाइल फोन की मखसूस घंटी बजने लगी। मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला। दूसरी तरफ शानी था। बोलो शानी, मेरा काम हुआ या नहीं। अरे भला ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ से शानी ने कहा, तुम छोटी सी फरमाइश करो और उसे मैं पूरा ना करूं, ये कैसे हो सकता है। तुम नवाब रोड वाले साहिल पर पहुंच जाओ। वहां तुम्हें मेरे एक आदमी मिलेगा, यजदानी नाम है उसका। वो तुम्हें मोटर बोट मुहैया कर देगा। थैंक्स यार, मैंने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। कहाँ जाने का प्रोग्राम है। सारा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। समुंदर की सैर करने का। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। क्यों, तुम क्या करोगी। मैं भी समुंदर की लहरों के नज़ारे देखूंगी। इसके लिए तुम्हें शानी से इजाज़त लेना होगी। तो इसमें क्या है, तुम नंबर डायल करो, मैं इजाज़त मांग लेती हूँ। और शानी का नंबर डायल करने के बाद स्पीकर ऑन कर दिया। चंद लम्हों तक बेल जाने की आवाज़ सुनाई देती रही और फिर हमें शानी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो उस्मान, कहो क्या बात है। अपनी बहन सारा से पूछो, बेचारी तुमसे कुछ मांगना चाहती है। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। शानी की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ तो है उसके पास। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें बेकार में कॉल की। ओके, खुदा हाफिज। मैंने ये कहते हुए राब्ता काटना चाहा तो उसी वक्त सारा ने झपटा मारते हुए मोबाइल मेरे हाथों से छीना और तेजी के साथ मोबाइल अपने नज़दीक करते हुए बोली, भैया रुको ज़रा। हाँ बोलो, क्या बात है। शानी की आवाज़ उभरी। फिर सारा ने उसे बता दिया कि वो भी मेरे साथ मोटर बोट में साले समुंदर की सैर करने जाएगी। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि उसकी इजाज़त चाहिए। सारा की चुप होते ही शानी ने उसे इजाज़त दे दी। सारा ने कॉल ऑफ करते हुए मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने मोबाइल पकड़ा और अपनी पॉकेट में डाल लिया। तुम गेट पर पहुंचो, मैं कार निकालती हूँ। वो ये कहते हुए पोर्च की तरफ बढ़ गई। मैं वहां से उठकर गेट पर पहुंच गया। चंद लम्हों के बाद सारा पोर्च में से कार निकाल लाई। उसने गेट पर कार रोकते हुए मुझे पिक किया और फिर कार को आगे बढ़ा दिया।
कार प्रिंस चौक में से निकलकर मेन रोड पर आ गई। मेन रोड पर काफी ट्रैफिक फैली हुई थी। रंग रंग और किस्म किस्म की गाड़ियां एक दूसरे के आगे पीछे तेजी के साथ भाग रही थीं। हमारी कार भी उनमें शामिल हो गई। मैं सारा के साथ फ्रंट सीट पर ही बैठा था। कुछ देर के बाद कार नवाब रोड पर पहुंच गई। सारा ने स्टीयरिंग को घुमाते हुए कार को बाईं तरफ मोड़ दिया। कार रोड से उतरकर फुटपाथ पर आ गई। मैं दरवाजा खोलते हुए कार से उतरा और दरवाजे को बंद करते हुए इधर उधर देखने लगा। इस दौरान सारा भी कार में से बाहर आ चुकी थी। चंद लम्हों के बाद एक आदमी जो मोटरबोट के करीब खड़ा था चलता हुआ हमारे करीब पहुंच गया। कहीं आप उस्मान अली तो नहीं हैं? उसने करीब आने पर पूछा। यस। मैंने इस बात में सर हिलाया और उसके साथ हाथ मिलाया। और आप मिस्टर यजदानी? आइए सर, उसने साहिल की तरफ बढ़ते हुए कहा। चंद फरलांग की दूरी पर एक बंदरगाह कायम थी जहां बड़ी और छोटी बोट्स, बहरी जहाज वगैरह खड़े दिखाई दे रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मगर ये कार, इसकी चाबी मुझे पकड़ा दें, वापसी पर मिल जाएगी आपको। मैंने सारा को इशारा किया तो उसने चाबी यजदानी को पकड़ा दी। फिर चंद लम्हों के बाद हम दोनों यजदानी के पीछे चलते हुए बंदरगाह पर पहुंच गए। यजदानी ने हमें मोटरबोट के मुताल्लिक चंद बातें बताईं और फिर मोटरबोट हमारे हवाले करता हुआ वापस कार की जानिब बढ़ गया। मैंने मोटरबोट को स्टार्ट करते हुए उसका इंजन जगाया और उसे समुंदर की तरफ मोड़ दिया। मोटरबोट आहिस्ता आहिस्ता पानी पर तैरती हुई गहरे समुंदर की तरफ जा पहुंची। फिर मैंने उसकी रफ्तार में कुछ और इजाफा कर दिया। मोटरबोट हल्के से झटके के साथ समुंदर की आजाद बड़ी बड़ी लहरों पर भागने लगी। पानी को तेजी के साथ पीछे की तरफ फेंकते हुए मोटरबोट भाग रही थी। चंद लम्हों में हम काफी दूर निकल गए। बंदरगाह बहुत पीछे रह गई। मोटरबोट जंप लगाते और पानी की लहरों को उड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। मैं और सारा इस दौरान खुशगप्पियों में मसरूफ थे। इसी दौरान मोटरबोट की रफ्तार कम होती चली गई। रफ्तार कम होने पर सारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? मोटरबोट की रफ्तार क्यों कम कर दी? मालूम नहीं स्पीड कैसे कम हो गई। मैंने रफ्तार बढ़ाना चाही मगर कुछ फायदा न हुआ। मोटरबोट ने खुद ब खुद टर्न किया और फिर दोबारा एक झटके के साथ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं हैरान सा होने लगा। मोटरबोट मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। धत! मैंने हैंडल पर हाथ मारा और पलटकर सारा की तरफ देखते हुए कहा, सारा, मोटरबोट ओवर कंट्रोल हो चुकी है। मेरी बात सुनकर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ गई। उसने शायद मेरी बात को मजाक समझा था, मगर जब मोटरबोट उसके कंट्रोल में भी ना आ सकी तो उसे मेरी बात का एतराफ़ करना पड़ा। मोटरबोट ना किसी तरफ टर्न कर रही थी और ना उसकी रफ्तार कम हो रही थी। वह खुद ब खुद एक ही सिमत में बढ़ने लगी थी। मोटरबोट काफ़ी जंप लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान मोटरबोट को खौफनाक झटका लगा जिसकी वजह से हम दोनों का तवाजुन बिगड़ गया। सारा चीखती हुई नीचे गिरी। उसका सर सीट के साथ टकराया और फिर वो बेहोश होती चली गई। मैं उठकर तेजी के साथ आगे बढ़ा और उसे देखने लगा। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। मैंने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की मगर उसे ना होश में आना था और ना ही वो आई। मैं उसके करीब से उठकर सीट पर बैठ गया ताकि इर्द गिर्द के माहौल से आगाह रह सकूं। मोटरबोट निहायत तेज रफ्तारी के साथ समुंदर के सीने पर भागती हुई अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और मैं बेबस बैठा हुआ उसे अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ता देख रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मुझे एक जजीरा नजर आने लगा। मोटरबोट का रुख भी उसी तरफ था। जजीरे की जिसामत लम्हा ब लम्हा बढ़ती ही जा रही थी। जजीरे को देखकर मेरी परेशानी कम हो गई, वरना मैं परेशान हो रहा था कि अगर मोटरबोट समुद्र में ही जाम हो गई तो क्या होगा। मगर अब जजीरे को देखकर कुछ उम्मीद नजर आने लगी। यहाँ कुछ गुजर बसर तो हो सकता था। कुछ देर के बाद मोटरबोट झटके के साथ साहिल को पार करती हुई बहुत आगे घसीटती हुई खुश्की पर पहुंच गई। इस दौरान मैंने अपने आप को गिरने से बचाए रखा। मोटरबोट के रुकते ही मैं नीचे उतर आया। मोटरबोट खुश्की में गड्ढा डालते हुए काफी मिट्टी का ढेर अपने साथ घसीट लाई। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। जजीरे पर हर तरफ दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। छोटी बड़ी खुदरो झाड़ियां भी उगी हुई थीं। दरख्तों पर मुख्तलिफ परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। बंदर इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। मुझे जजीरे की सैर करने का तजस्सुस हुआ। एक लम्हे के लिए मैंने अकेला ही आगे बढ़ना चाहा, मगर सारा का ख्याल आते ही मैं उसकी तरफ बढ़ गया। सारा वैसे ही बेहोशी के आलम में थी। मैंने उसे मोटरबोट में से निकालकर अपने बाजू में उठा लिया। फिर मैं उसे बाजू में उठाए आगे बढ़ने लगा। चंद लम्हों के बाद मैं दरख्तों के घने हिस्से में पहुंच गया। मोटरबोट और साले समुंदर बहुत पीछे रह गए। मुख्तलिफ जानवर देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज़। आवाज़ के सुनते ही मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैंने सारा की तरफ देखा मगर वो बेहोशी के आलम में थी।
मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगा, मगर सिवाय झाड़ियों, दरख्तों और मुख्तलिफ जानवरों के सिवा मुझे कोई नजर न आया। मैंने आवाज की सिमत का तयन करते हुए उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों के बाद कुछ फासले पर मुझे घास की बनी हुई एक झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी काफी तनावर दरख्त के साथ बनी हुई थी। रोने की आवाज उसी झोंपड़ी में से आ रही थी। मैं सारा को बाजू में उठाए हुए झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। झोंपड़ी के दरवाजे पर भूरे रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने दरवाजे के करीब पहुंचकर आवाज दी, कोई है? कौन है? आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर से एक ज़ईफ और कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे को अपने दाएं पांव की टो मारी। दरवाजा हल्की सी चिरचिराहट से खुलता चला गया। मैं दरवाजा अबूर करके झोंपड़ी में दाखिल हो गया। झोंपड़ी ज्यादा कुशादा नहीं थी, सामान भी ना होने के बराबर था। कोने में एक संदूक रखा हुआ था जो काफी पुराना नजर आ रहा था। उसके पास ही एक पानी का घड़ा रखा हुआ था जिसके ऊपर एक प्याला पड़ा था। जमीन पर एक चटाई बिछी थी। चटाई पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसके सर के बाल बर्फ की मानंद सफेद थे। आंखें इंतहाई सुर्ख हो रही थीं। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा और गिरेबान भीगा हुआ था। उसके बदन पर सुर्ख रंग के निहायत कदीम और कीमती कपड़े थे। वो उस वक्त मेरी ही तरफ देख रही थी। मैंने उसके करीब पहुंचकर हस्बे आदत सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। मत दो मुझे सलामती, उसने कपकपाती हुई आवाज में कहा। मुझे सलामती की बद्दुआ मत दो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और सारा को चटाई पर लिटाते हुए नीचे बैठ गया। फिर मैंने उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, आप कौन हैं अम्मा, और आप ये क्या कर रही हैं? इस जजीरे पर कैसे पहुंची और आप रो क्यों रही हैं? क्या आप इस जजीरे पर अकेली हैं या और भी कोई साथ है? पहले तुम बताओ, तुम दोनों कौन हो? बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, इस लड़की को क्या हुआ है और तुम इस तरफ कैसे आए? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अली है और इस लड़की का सारा, मैंने कहा। और फिर मैं उसे बताने लगा कि कैसे मोटर बोट ओवर कंट्रोल हुई, कैसे सारा बेहोश हुई और फिर इस जजीरे पर कैसे आ पहुंचा। इसका मतलब है 1 और साल पूरा हुआ। वो अपना चेहरा साफ करती हुई बोली, 1 साल और पूरा होने पर तुम्हें भी सारे तामूस यहाँ खींच लाया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इस जजीरे के गिर्द एक सीहर कायम है जिसे हिसारे तामूस कहते हैं। 1 साल पूरा होने के बाद ये हिसारे तामूस किसी न किसी इंसान को यहाँ तक खींच ही लाता है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ। मगर क्यों? मेरे इस सवाल पर उसकी आंखें एक बार फिर नामालूद हो गईं। उसके चेहरे पर बला का करब और अफसुर्दगी थी। मैंने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा, अम्मा आप रो क्यों रही हैं? क्या मैं आपकी परेशानी और रोने का सबब जान सकता हूँ? हो सकता है मैं आपके किसी काम आऊँ। क्या करोगे ये सब जानकर? उसने सर्द आह भरते हुए कहा, ये सब मेरे अपने कर्मों का फल है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, जो बोता है वही काटता है। ये मुझे मेरे लालच की सजा मिल रही है। तुम मेरे बारे में कुछ ना ही पूछो तो बेहतर है। मैं तुम्हें तूसाम के मुतल्लिक कुछ ना बताऊं तो? उसी वक्त बूढ़ी औरत ने अपने मुंह पर जल्दी से हाथ रख लिया। मेरे अंदर तजस्सुस सा पैदा हो गया जो उसकी मुकम्मल बात सुनने के बाद ही खत्म हो सकता था। क्या मतलब? ये तूसाम क्या है और उसका आपकी परेशानी और जिंदगी से क्या ताल्लुक? आपकी बातें मुझे बेहद अजीब लग रही हैं। आपकी बातों ने मेरे अंदर तजस्सुस पैदा कर दिया है। अब तो मेरा दिल चाहता है, बल्कि बेताबी से कह रहा है कि मैं वो सब बातें सुनूं जो आप जानती हैं मगर मुझे नहीं बता रही। आप प्लीज बताएं, आखिर ये तूसाम क्या है और आप उसे मनहूस क्यों कह रही हैं? बूढ़ी औरत चंद लम्हों के लिए मेरी तरफ गहरी नजरों से देखती रही। फिर उसने गहरा सांस लिया और मुझसे कहने लगी, तुम अगर सब कुछ जानने के लिए इतने बेचैन हो रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें तूसाम के मुतल्लिक जरूर बताऊंगी। तुम्हारी जिद के आगे मैं मजबूर हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें तूसाम और अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाऊं, तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? तूसाम की मुकम्मल हकीकत जानने के बाद तुम्हें तूसाम मुझसे लेना होगी। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे लहजे में हैरानी थी। मेरा मतलब है तूसाम क्या चीज है? उसके मुतल्लिक तो मैं कुछ भी नहीं जानता। तूसाम के बारे में इतना जान लो कि ये एक मूर्ति है। हकीकत जानने के बाद तुम उसे लेने से किसी भी सूरत में इनकार नहीं करोगे। इसकी कीमत क्या होगी? उसकी हकीकत ही जान लेना उसकी कीमत होगी, बूढ़ी औरत ने कहा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो मोहम्मद उस्मान अली, अगर तुमने इस तूसाम मूर्ति की असलियत जानने के बाद इसे मुझसे ना लिया तो मैं और तुम दोनों ही उसी वक्त जलकर राख बन जाएंगे। ये मत समझना मैं तुम्हें डराने या खौफजदा करने की कोशिश कर रही हूँ। चूंकि इस मूर्ति पर एक आसिब का साया है जो हम दोनों को जला देगा, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार फिर तंबीह करूंगी कि तुम तूसाम और मेरी दास्तान मत सुनो। तुमने अभी तक तूसाम को देखा भी नहीं है। अगर तुमने उसे एक बार भी देख लिया तो मैं तो कहती हूँ, अगर तुम किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते जिस तरह मैं फंसी हुई हूँ,
और लंबी सजा काट रही हूँ, तो तुम वापस लौट जाओ। नहीं, मैंने कहा, तुम्हारी बातों ने मेरे अंदर तजस्सुस को मुकम्मल तौर पर उभार दिया है। अब मैं यहाँ से तुम्हारी और तूसाम की दास्तान सुने बगैर नहीं जा सकता। जहाँ तक तुम्हारी शर्त या वादे का मसला है, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी और तूसाम की मुकम्मल हकीकत और दास्तान सुनने के बाद मैं तूसाम तुमसे ले लूँगा। और तुम्हें मैं ये भी बता दूँ कि मैं अपने वादे का इंतहाई पक्का हूँ। बूढ़ी औरत एक लम्हा के लिए उठकर संदूक की तरफ बढ़ गई। उसने संदूक का ढकना उठाकर उसमें से बहुत छोटी मगर खूबसूरत संदूकची निकाल ली। संदूकची लेकर वो मेरे करीब बैठ गई। फिर उसने संदूकची का ढक्कन खोला और उसमें से एक भूरे रंग की थैली निकाली। ये लो, इस थैली में तूसाम है। उसे थैली में से निकाल कर खुद ही देख लो। उसे देखकर कहना कि तुम मुल्क आसाक की शहजादी तलशा के मुतल्लिक जानना चाहते हो। आसाक एहराम मिस्र का हमसाया मुल्क है। तुम्हें तलशा की दास्तान जानने के लिए उसके माजी में जाना होगा। तुम्हें एक बात बताती चलूं कि माजी में पहुंचकर तुम भी एक किरदार बन जाओगे और उस किरदार के रूप में ही तुम इस दास्तान से आगाह हो सकोगे। बूढ़ी औरत ने थैली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, माजी में पहुंचकर तुम किसी बात को चैलेंज नहीं कर सकते। माजी में तुम्हें सिर्फ वही करना होगा जो दास्तान का हिस्सा है और गुजर चुका है। इंसान हाल में वही कर सकता है जो उसका दिल चाहता है। अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है और उसमें चैलेंज भी। मुस्तकबिल के बारे में सिर्फ सोच सकता है, फैसला कर सकता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मगर माजी में वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने असबात में सर हिलाते हुए थैली पकड़ी और उसमें से एक मूर्ति निकाल ली। उस मूर्ति का साइज तकरीबन चेंज था, रंग हल्का सुरमई। मूर्ति के बदन पर मुख्तलिफ रंगों के हीरे जुड़े हुए थे, जिनमें से मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां खारिज हो रही थी। मूर्ति इंतहाई हसीन तरीन और दिलकश थी। होंठ बारीक सुरमई रंग के, आंखों में सब्ज रंग की रोशनी चमक रही थी। यूं लगता था जैसे किसी इंतहाई माहिर ने अपनी पूरी महारत से इस मूर्ति को बनाया हो, इस मूर्ति को बनाने में अपनी पूरी महारत इस्तेमाल कर दी हो। मैं एक लम्हा के लिए उसके हुस्न के सीहर में डूब गया। चंद लम्हों के बाद मैं चौंक पड़ा। मैंने बुढ़िया की तरफ देखा, जो निहायत खामोश और संजीदा अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। ये मूर्ति तो इंतहाई कीमती लगती है, ये आपके पास कहाँ से आई? तुम इसे गौर से देखो और तलशा के मुतल्लिक पूछो। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें तूसाम से ही मिलेगा। ए मूर्ति, ए तूसाम मूर्ति, मुझे तू तलशा के मुतल्लिक बतला। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन है। और इससे पहले कि मजीद कुछ कहता, मुझे एक निहायत जोरदार झटका सा लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सारे जिस्म में बिजली दौड़ गई हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, ऐसा अंधेरा जिसमें हाथ को हाथ सुझाई न देता हो। फिर एक और झटके के साथ मैं तेजी के साथ नीचे गिरता चला गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी गहरी गहराई में गिरता जा रहा हूँ। नीचे गिरते हुए मेरे हलक से चीखें निकल रही थीं। मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही चीज़ थी, मौत, जो मुझे नीचे गिरते ही मिलने वाली थी, एक भयानक मौत। मैंने करवट बदली, अंगड़ाई ली और आंखें मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। सूरज की रोशनी खिड़की के रास्ते छन छन कर कमरे में दाखिल हो रही थी। मेरी आंखों में अभी तक नींद का खुमार छाया हुआ था। मैं जैसे ही चलने के लिए पलटा, उसी वक्त मेरी नजरें अपने सामने खड़ी हुई एक लड़की पर पड़ी। लड़की निहायत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, जिनका रंग किसी हसीन झील की तरह नीला था। उसके कानों में सोने के झुमके थे। सर के बाल काफी लंबे, घने और किसी घटा की तरह से आ। उसके सर पर सुनहरी ताज रखा हुआ था। लिबास जर्द रंग का पहना हुआ था, जो बेल बूटों से चमक दमक रहा था। ये लड़की शक्लो सूरत से कोई शहजादी ही मालूम हो रही थी। मोहम्मद उस्मान अली की तरफ से हुस्न की शहजादी को, जिसका नाम उसे मालूम नहीं है, अस्सलामु अलैकुम। मैंने उसके मर्तबे का ख्याल रखते हुए किसी शहजादे की तरह कोशिश करते हुए कहा। उसने भी मुझसे कुछ कहा, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। आपने कुछ कहा मुझसे? मैंने मुलायमत भरे लहजे में पूछा। मगर ये क्या? मैं एक लम्हे के लिए अपने मुंह से निकली हुई आवाज़ से परेशान हो गया। मेरी आवाज़ भारी और बारोब थी, लेकिन अब मुझे यूं मालूम होता था जैसे बोला तो मैं हूं, मगर मेरे मुंह से आवाज़ किसी लड़की की निकली हो। ये मेरी आवाज़ को क्या हो गया? मैंने खांसते हुए परेशान होकर लड़की की तरफ देखते हुए कहा और अपने गले पर हाथ फेरने लगा। फिर यह देखकर मेरी हैरत दो चंद हो गई कि मेरे सामने मौजूद लड़की भी बिल्कुल मेरे ही अंदाज में अपना गला मसल रही थी। मुझे एक लम्हे के लिए गुस्सा आ गया कि यह लड़की शायद मेरा मजाक उड़ा रही है, मगर इस बार जो मैंने गौर किया तो हैरत के मारे बुरी तरह से उछल पड़ा। असल में मैं जिसे कोई शहजादी या खूबसूरत लड़की समझ रहा था, वो मेरा अपना ही रूप था। यानी मेरे सामने कोई लड़की नहीं, बल्कि मैं खुद एक कद्यादम आईने के सामने खड़ा था और उस आईने में मेरा अक्स मेरे सामने खड़ा था। ये मैं लड़की कैसे बन गया?
उसी वक्त मुझे अपने अकब में दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर पलटा। मेरे सामने दो लड़कियां अंदर दाखिल हुई। अपने लिबास से ही वो दोनों कनीजें लग रही थीं। उन्होंने मेरे करीब पहुंचकर झुकते हुए सलाम किया और फिर उनमें से एक ने कहा, शहजादी तलशा साहिबा का शिकारी दस्ता इंतजार फरमा रहा है, आप जल्दी से बाहर आ जाएं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें क्या शहजादी दिखाई देता हूँ? दफा हो जाओ। जाओ, मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कुछ देर तक तन्हा रहना चाहती हूँ। रहना चाहता हूँ। मैं अपने कहने पर जिद हो गया। मेरा दिमाग एक लम्हा के लिए परेशान सा हो गया। वो दोनों मुझे हैरानकुन नजरों से देखते हुए वापस उल्टे कदमों चली गईं। शायद बूढ़ी औरत के कहने के मुताबिक मैं माजी का कोई किरदार बन चुका था, यानी किसी लड़की के रूप में। मगर उस किरदार का नाम क्या था और उसकी हैसियत क्या थी, मुझे इसके मुतल्लिक उस वक्त कुछ मालूम होने लगा। उन लड़कियों में से एक ने मुझे किसी नाम से पुकारा था, शहजादी तलशा। इसका मतलब मैं एक शहजादी का किरदार अपना चुका था या बन चुका था, और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसके मुतल्लिक जानने के लिए मैंने तूसाम से कहा। उसी वक्त अचानक मुझे अपनी कमर के करीब किसी चीज का एहसास हुआ। मैंने उस तरफ देखा। वो एक भूरे रंग की एक थैली थी। मैंने थैली को खोलकर उसमें हाथ डाला और दूसरे लम्हे मेरे हाथों में तूसाम मूर्ति थी। अभी तक मैं तूसाम की उस मूर्ति से आगाह नहीं हुआ था। उसकी तरफ देखते ही एक बार फिर उसके सीहर में खो गया। उसी वक्त मूर्ति की आंखों से दो सब्ज शुआएं निकलकर मेरी आंखों में दाखिल होती चली गईं। मुझे हल्का सा झटका लगा और फिर दूसरे ही लम्हे तूसाम मूर्ति मेरे हाथों से गायब हो गई। यहाँ से मैं कहानी तलशा बनकर सुनाऊंगा। मेरे हुक्म की देर थी। चंद लम्हों में कनीज थ्यू मेरे सामने हाजिर हो गई। क्या तुम जानती हो कनीज थ्यू, हमने तुम्हें किस लिए बुलवाया है? वो हाथ बांधे और मुअद्दब लहजे में बोली, शहजादी हजूर को मालूम होगा। इस औरत को जानती हो? मैंने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा। कनीज थ्यू ने सर उठाकर उस औरत की तरफ देखा जो मुझसे चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। थ्यू ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं शहजादी हजूर, मगर इसका कहना है कि वो तुम्हें जानती है। कनीज थ्यू जानती होगी शहजादी हजूर। आपकी खास कनीज थ्यू को कौन नहीं जानता? उसने एक माकूल बहाना बनाते हुए कहा। एक बात तुम्हें याद है ना, शहजादी तलशा अपने सामने झूठ बोलने वालों को कभी मुआफ नहीं करती। जी शहजादी हजूर। अब तुम क्या कहती हो? कनीज थ्यू तो तुम्हें जानती भी नहीं। मैंने घोड़े पर बैठे हुए लगामें खींचकर उसका रुख मोड़ते हुए औरत की तरफ देखकर कहा। उस औरत ने मेरी बात सुनकर तेजी के साथ अपना सर उठाया और कनीज थ्यू की तरफ देखते हुए कहा, क्यों झूठ बोल रही हो थ्यू? कम अज कम शहजादी तलशा के सामने तो झूठ मत बोलो। क्या तुमने शहजादी तलशा के सामने झूठ बोलने वालों का अंजाम नहीं देखा? मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कनीज थ्यू ने कहा। भला मुझे शहजादी साहिबा के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत है? थ्यू, मैंने कनीज थ्यू को मुखातिब करते हुए कहा, इस औरत का नाम अलसमा है। असल में यह हमारे पास एक शिकायत लेकर आई है। इसका कहना है कि तुम इसके घर 4-5 बार जा चुकी हो। हर दफा तुम इसके खावंद, जिसका नाम शाहजान है, उसको अपने साथ अकेले में बिठा लेती हो और मुख्तलिफ बातें करती रहती। आखिर 2 दिनों में तुमने गुसीले लहजे में शाहजान को अपने साथ शादी करने को कहा, मगर वो किसी भी हालत में अलसमा को छोड़ने को तैयार नहीं, इसलिए उसने तुम्हें धुतकार दिया। तुमने गुस्से के आलम में अपनी तलवार मियान से निकाल ली, मगर फिर कुछ सोचकर तलवार को दोबारा मियान में डाल लिया। तुमने इन दोनों को यह धमकी दी कि तुम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहोगी, तुम हर हाल में शाहजान को अपनाओगी, शाहजान को अलसमा से छीन लोगी। फिर तुम्हारे जाने के बाद अगले दिन ही शाहजान जब घर से निकला तो फिर वापस ना आ सका। शाम तक उसका कुछ पता न चला कि आखिर वो गया कहाँ। अलसमा ने शाहजान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कहीं पता न चला। हर तरफ से नाउमीद होकर अलसमा हमारे पास आई है और उसका कहना है कि कुछ भी हो, शाहजान को गायब या अगवा करवाने में तुम्हारा हाथ है, थ्यू का। मेरे बोलने के दौरान 2-3 रंग थ्यू के चेहरे पर आकर गुजर गए। वो इस दौरान कभी मेरी तरफ देखती और कभी अलसमा की तरफ। फिर मेरे चुप होते ही वो बोली, नहीं शहजादी साहिबा, ये सब झूठ है, बहतान है। तो फिर तुम ही बताओ कि सच क्या है? मैं जो कह रही हूँ वही सच है। मैं तो इस औरत को जानती भी नहीं, ना जाने ये कौन है और कहाँ से आई है। तो फिर इसे तुम पर ही ये इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या मालूम शहजादी साहिबा। अलसमा, मैंने अलसमा को पुकारा। जी शहजादी हुजूर। तुम इस वक्त जाओ, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हम शहजादी तलशा तुमसे वादा करते हैं कि तुमको तुम्हारा खावंद शाहजान मिल जाएगा। तुम इत्मीनान से अपने घर जाओ। जी शहजादी हुजूर। वो उल्टे कदमों वापस चली गई। मैंने थ्यू की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम भी जा सकती हो। जी शहजादी साहिबा। क्या शहजादी हुजूर आज शिकार पर नहीं जाएंगी? मेरे बाएं तरफ मौजूद घोड़े पर बैठी हुई कनीज आरसूला ने कहा,
تو मैं जो ख्यालों की दुनिया में खो सी गई उसकी आवाज पर चौंक पड़ी। दरवाजा खुला और थ्यू कमरे में दाखिल हुई। उसने कमरे में दाखिल होते ही पलटकर दरवाजा बंद किया और चलती हुई आगे बढ़ गई। कमरे में गहरा सकूत फैला हुआ था। रोशन शमादान अंधेरे को दूर कर रहे थे। खिड़कियों के रास्ते सूरज की किरणें भी कमरे में दाखिल हो रही थीं। कमरा खूबसूरत और कीमती अशिया से सजा हुआ था। छत के दरमियान में खूबसूरत काफी बड़ा और कीमती झूमर लटक रहा था। एक तरफ मेज पर लंबी नाली वाली सुनहरी सुराही पड़ी हुई थी, जिसके करीब चंद गिलासों के अलावा खूबसूरत और खुशबूदार फूलों का गुलदान पड़ा हुआ था। थ्यू ने मेज के करीब पहुंचकर कुर्सी को घसीटा और उस पर बैठ गई। वो चंद लम्हे यूं ही बैठी सोचती रही और फिर उसने सुराही को पकड़कर उसमें मौजूद शराब को एक गिलास में उंडेलना शुरू कर दिया। सुराही में मौजूद शराब लंबी नाली के रास्ते निकलती हुई शड़ करते हुए गिलास में गिर रही थी। गिलास जल्द ही शराब से भर गया। उसने सुराही को सीधा करते हुए एक तरफ रख दिया। फिर वह घूंट घूंट लेकर गिलास में मौजूद शराब पीने लगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, वो शराब का घूंट भरते हुए बोली। मैं शाहजहान को अलसमा के हवाले नहीं करूंगी। चंद लम्हों के बाद खाली गिलास को उसने एक बार फिर शराब से भर लिया। शाहजहान मेरा है, हाँ वो मेरा है, वह नशीले अंदाज में खुद से ही कह रही थी। अलसमा का अब उस पर कोई हक नहीं रहना चाहिए। वो मेरा है और मैं उसकी। मैं शाहजहान को शहजादी तलशा के हाथ नहीं लगने दूंगी, कभी नहीं लगने दूंगी। उस वक्त तक जब तक वो खुद मुझे अपना नहीं लेता और अलसमा को ठुकरा नहीं देता। हाँ, मैं शाहजहान को उस वक्त तक अपनी गिरफ्त में छुपाए रखूंगी जब तक वो मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कर देता। वाह थ्यू, क्या बात है। थ्यू ये आवाज सुनकर चौंक पड़ी। उसने तेजी के साथ पलट कर देखा और फिर दूसरे लम्हे उसके हाथों से गिलास छूटकर नीचे जा गिरा। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गईं। गिलास फर्श के साथ टकराकर खड़खड़ की आवाजें पैदा करता हुआ शराब को फर्श पर उंडेलता चला गया। शराब तेजी के साथ फर्श पर फैलती चली गई। मैंने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कनीज आरसुल्ला की तरफ देखते हुए कहा, अगर आज हम शिकार पर ना जा सकें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम अलसमा की इस मुश्किल को हल करेंगे और फिर उसके बाद ही शिकार पर जाएंगे। अलसमा और थ्यू में जो भी इंसाफ का हकदार है उसे उसका इंसाफ देंगे, मुकम्मल इंसाफ और हक। मैं घोड़े से उतरी और कुछ सोचते हुए महल की तरफ बढ़ने लगी। मैं अपनी रियाया की मुश्किलात और मसाइल को अपनी मुश्किलात और मसाइल समझती थी। जो भी फर्द इंसाफ का तकाजा करता उसे पूरा पूरा इंसाफ देने की कोशिश करती। हर किसी के साथ शफकत, नरमी, रहमदिली, तहम्मुल मिजाजी और मोहब्बत से पेश आना मेरी शुरू से ही आदत बन चुकी थी। इन्हीं खूबियों की वजह से रियाया का हर फर्द मुझे दुआएं देता, मेरी तारीफ करता और मेरे ही गुण गाता। गर्ज के पूरी रियाया मुझसे खुश थी और मैं उनसे। यही वजह थी कि अब मैं पहले अलसमा और थ्यू के मामले को हल करना चाहती थी। चंद लम्हों के बाद मैं महल में दाखिल हो चुकी थी। मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ी उसी वक्त मेरे जहन में एक ख्याल सा उभरा। ख्याल इतना कामयाब तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने उस पर अमल करने का इरादा कर लिया। मैंने अपने दाएं तरफ दीवार के साथ खड़ी हुई कनीज की तरफ देखा। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर वो तेजी के साथ और चुस्त और चाको चौबंद हो गई। मैं चलते हुए उसके करीब पहुंची और फिर मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, नावली। इस नाचीज कनीज का नाम नावली है। जाओ कनीज थ्यू का पता करो, क्या वो अपने कमरे में मौजूद है या नहीं। जो हुक्म शहजादी हजूर, वो ये कहते हुए एक तरफ को चल दी। मैं अपने कमरे में दाखिल हो गई और फिर कनीज नावली के वापस आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उसे अंदर आने की इजाजत दी तो दरवाजा आहिस्ता से खुलता चला गया। दरवाजे पर कनीज नावली ही थी। वो अंदर दाखिल हुई और मुअद्दब अंदाज में मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर वो बोली, शहजादी हजूर, कनीज थ्यू अपने कमरे में मौजूद नहीं। ठीक है, तुम जाओ। वो उल्टे कदमों वापस चली गई। चंद लम्हों के बाद मैं अपनी जगह से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। मखसूस फासलों पर कनीजें और दूसरे पहरेदार खड़े थे। मैं वहां से चलती हुई कनीज थ्यू के कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में उस वक्त कोई नहीं था। मैं चंद लम्हों के लिए इधर उधर देखती रही और फिर एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में दाखिल होते हुए मुझे अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि उसी वक्त मुझे किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैं तेजी के साथ उठ खड़ी हुई और दूसरे लम्हे ही एक बहुत बड़े पर्दे के पीछे छुप गई। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और कनीज थ्यू कमरे में दाखिल हुई। कमरे में पहले की तरह खामोशी छाई हुई थी। उसने कमरे में दाखिल होते ही पलटकर दरवाजा बंद किया और चलती हुई आगे बढ़ गई। थ्यू ने एक तरफ रखे हुए मेज के करीब पहुंचकर कुर्सी को घसीटा और फिर उस पर बैठ गई। वो चंद लम्हे यूं ही बैठी हुई कुछ सोचती रही और फिर उसने मेज पर रखी हुई सुराही को उठाया और गिलास में शराब उंडेलकर पीने लगी। शराब पीने के दौरान वो बुड़बुड़ाते हुए अपने आप से कुछ कह रही थी। उसकी बुड़बुड़ाहट से मैं जान गई कि अलसमा सच कह रही थी। शाहजहान को गायब कराने में
इस थ्यू का ही हाथ है। थ्यू बेचारी जानती नहीं थी कि उसकी बुड़बुड़ाहट शहजादी तलछा भी सुन रही है, जिसके सामने वो झूठ बोली थी। उसकी बात मुकम्मल होते ही मैं पर्दे के पीछे से निकल आई। वाह वाह थ्यू, क्या बात है। थ्यू मेरी आवाज सुनकर जैसे चौंक पड़ी। उसने तेजी के साथ पलट कर देखा और फिर दूसरे ही लम्हे उसके हाथों से गिलास छूटकर नीचे जा गिरा। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। मैं उसके सामने खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। गिलास फर्श के साथ टकराकर खड़ खड़ की आवाजें पैदा करता हुआ शराब को फर्श पर उंडेलता चला गया। शराब तेजी के साथ फर्श पर फैलती चली गई। मैं चलती हुई उसके करीब पहुंच गई। शहजादी तलछा, आप? वो हैरत भरे लहजे में और हकलाते हुए बोली, और बोलते ही उसने फिक्रे के कई टुकड़े कर दिए। क्यों? क्या मेरा यहाँ आना तुम्हें नागवार गुजरा है? मैंने इस्तफहामिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो तकरीबन लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। मैं दोबारा बोली, तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की जुर्रत कैसे की? झूठ? कैसा झूठ? बनने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैंने कहा, अब सच सच बता दो, शाहजहान कहाँ है? वरना तुम्हारा वो हशर करूंगी कि हर झूठ बोलने वाला इबरत पकड़ेगा। वो चंद लम्हों के लिए यूं ही खामोश खड़ी रही और फिर दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए बोली, छोड़े शहजादी तलछा, आखिर ये अलसमा आपकी क्या लगती है जो आप उसकी साइड ले रही हैं? आप शाहजहान को मेरे पास ही रहने दें, वो मेरा है और मैं उसकी। हम दोनों को कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। और मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, आप? हाँ, तुम भी नहीं। वो आपसे तुम पर आ गई। तुम गुस्ताखी कर रही हो, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। तुम शाहजहान को मेरे हवाले कर दो, कहीं ऐसा न हो मैं तुम्हारी यहीं पर गर्दन उड़ा दूं। मैंने अपने नेफे में उड़सा हुआ खंजर निकाला और उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने एक लम्हा के लिए पलटकर मेरी तरफ देखा और फिर अपने बाएं हाथ में पकड़ी हुई शराब की सुराही अचानक मेरी तरफ फेंक दी। सुराही फिजा में तैरती हुई मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मैं तेजी के साथ एक तरफ को हटी, फिर भी सुराही मेरे दाएं कंधे के साथ टकराई और नीचे गिरती चली गई। मेरे मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उसकी तरफ फेंका। वो तेजी के साथ नीचे गिरती चली गई। खंजर दीवार के साथ टकराकर नीचे गिर पड़ा। उसी वक्त उसने अपने करीब पड़ी हुई कुर्सी को मेरी तरफ उछाल दिया। कुर्सी जैसे ही फिजा में तैरती हुई मेरे करीब पहुंची, मैंने तेजी के साथ घूमकर दायां पांव से मारा। कुर्सी फिजा में ही टूटकर नीचे गिरती और बिखरती चली गई। मैं तेजी के साथ भागती हुई उसके करीब पहुंच गई और फिर इससे पहले कि वो मुझ पर दोबारा हमला करती, मैंने तेजी के साथ उसकी कमर पर पांव मारा। वो फर्श पर घसीटते हुए दूर जा गिरी। मैं भी छलांग लगाकर उसके करीब पहुंच गई। मैंने अपने पीछे दीवार के साथ लटकी हुई तलवार को उतारा और तेजी के साथ थ्यू के पेट में तलवार मारी। तलवार उसके पेट को फाड़ती हुई अंदर दाखिल हो गई। उसने चीखते हुए अपने पेट में धंसी हुई तलवार का बकिया हिस्सा पकड़ लिया। मैंने उसके पेट में ही तलवार को घुमाते हुए और अंदर दाखिल कर दिया। तलवार उसके अंदर को काटती हुई पीछे कमरे से बाहर निकल गई। फिर मैंने उसे धक्का देते हुए तलवार को बाहर खींच लिया। थ्यू, मरने से पहले बता दो कि शाहजहान कहाँ है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मरते वक्त तो अपनी जिद छोड़ दो, बता दो आखिर तुमने शाहजहान को कहाँ रखा है? बता दो थ्यू, बता दो। शहजादी साहिबा, मुझे मुआफ फरमा दीजिए, मैं बहक गई थी। मैं शाहजहान के प्यार में अंधी हो गई थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और फिर शाहजहान के मुतालिक बता दिया। इसके बाद वो मर गई। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। मैं वहां से उठी और फिर चंद सिपाहियों के दस्ते के साथ उस जगह पहुंच गई जहां शाहजहान को कैद किया गया था। सिपाहियों ने फौरन शाहजहान को उस जगह से ढूंढ निकाला। फिर शाहजहान को साथ लेकर मैं वापस महल में पहुंच गई। अलसमा को मैंने शाहजहान की बाजियाबी का पैगाम पहुंचा दिया, इसलिए वो जल्द ही मेरे पास पहुंच गई। मैंने शाहजहान को उसके हवाले किया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। फिर वो दोनों मेरा शुक्रिया अदा करते और मुझे ढेर सारी दुआएं देते वापस अपने घर को चले गए। मैं खुश थी कि मैंने आखिर अलसमा का भी मामला निपटा दिया, और वो भी इतनी जल्दी जिसकी मुझे तवक्को न थी। मैं खुश थी, बेहद खुश। उसकी आंखें बंद थी। वो आलती पालती मारे बैठा था। उसका बदन बरहना था। ज़ेनी हिस्से पर सिर्फ एक लंगोट सा पहना हुआ था। उसके चारों तरफ मखसूस अंदाज में एक दायरा खिंचा हुआ था और वो उस दायरे के अंदर बैठा हुआ था। उसके सामने एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ था। उस गड्ढे में दहकते कोयलों और छोटी छोटी लकड़ियों की आग की बड़ी बड़ी लहरें फड़फड़ा रही थीं। उस जलती हुई आग की वजह से ही झोंपड़ी में अंधेरा ना होने के बराबर था। झोंपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे की शक्ल से ही लगता था जैसे उसे कई हफ्तों से खोला ना गया हो। झोंपड़ी में एक कोने में सिर्फ एक बड़ा सा संदूक पड़ा था और उस संदूक के अलावा यहाँ कोई सामान नजर ना आ रहा था। वो इत्मीनान से आंखें बंद किए और आलती पालती मारे दायरे में बैठा था। उसके बाल काफी लंबे और बुरी तरह बिखरे हुए थे। मोटे मोटे और भद्दे होंठ खामोश थे। उसके बाएं तरफ
जमीन पर सिर्फ 2 फल ही रह गए थे। शायद वो इन्हीं फलों से अपनी भूख मिटाता होगा। इन फलों की हालत बदल चुकी थी। इन्हें कीड़ा लगा हुआ था। उन्हें कीड़ा नया नहीं लगा था, बल्कि कीड़ा लगे हुए 50 से ज्यादा दिन हो चुके थे, जबकि वो पूरे 90 दिन पहले इस दायरे में ये फल लेकर बैठा। उस वक्त फल, जिनका काफी ढेर था, बिल्कुल तरोताजा थे। आहिस्ता आहिस्ता उन फलों को कीड़ा लगने लगा। वो उनकी परवाह किए बगैर फल इस तरह खाता रहा जैसे कोई बात ही ना हो। चंद लम्हों के बाद आग 7 रंग बदलने लगी। कभी वो जर्द हो जाती, कभी नीली, कभी इंतहाई स्याह तो कभी इंतहाई सुर्ख। गर्ज के 7 रंग बारी बारी आग में उभर रहे थे। उसी वक्त धमाके से झोंपड़ी के कोने में स्याह रंग का धुआं सा उठने लगा। धुएं के छड़ते ही वहां एक बौना नजर आने लगा। उसका सर गंजा था, आंखें छोटी छोटी और अंदर को धंसी हुई, कान बिल्कुल ही गायब। मोटे मोटे और भद्दे होंठों से 2 दांत जो इंतहाई नोकीले थे बाहर को झांक रहे थे। उसने एक लंगोटी पहनी हुई थी। चेहरे का रंग 2 हिस्सों में तकसीम था, यानी दाएं तरफ का हिस्सा इंतहाई सुर्ख और बाएं तरफ का हिस्सा इंतहाई स्याह। वो बौना इंतहाई भयानक लग रहा था। वो चलते हुए उस आदमी के करीब आकर दायरे के पीछे रुक गया। रुक जाओ, बंद करो ये अमल। बौना इंतहाई गजबनाक लहजे में बोला, खुदा ने तुम्हें इतनी नेमतें अता की हैं, क्या वो तुम्हारे लिए नाकाफी हैं? ऐ नाशुक्र इंसान, तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रखा है? क्या तुम अपनी जिंदगी से उकता गए हो? मैं अब भी कहता हूँ, बंद करो ये अमल। इसके बदले में तुम्हें बहुत सारी दौलत अता करूंगा। उसे हासिल करने के लिए ये अमल छोड़ दो, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मगर उस आदमी ने जैसे बौने की बात सुनी ही ना हो, वो आंखें बंद की अपने अमल में मसरूफ था। बौना और गजबनाक हो गया। वो एक बार फिर बोला, देखो मैं कहता हूँ, बाज आ जाओ, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुमसे पहले तुम्हारे बड़ों का किया। अच्छा तो तुम बाज नहीं आओगे? बौने ने कहा, और फिर उसने इंतहाई भयानक और हौलनाक चीख मारी। चीख की बाज गश्त झोंपड़ी में गूंजती चली गई। उस आदमी ने घबरा कर सिर्फ अपनी आंखें खोल दी। वह दायरे में बैठे हुए दूसरी तरफ खड़े बौने की तरफ देखने लगा। बौने ने उसे एक बार फिर धमकाया, मगर वह नफी में सर हिलाते हुए अपने होंठ हिलाता रहा। वह धीरे धीरे कुछ पढ़ रहा था। उसे नफी में सर हिलाते देखकर बौने ने दोबारा चीख मारी, जिसने पूरी झोंपड़ी को दहला कर रख दिया। उस आदमी की आंखों में खौफ की परछाइयां छा गईं, मगर ना जाने वो कैसे अपने आप को उस दायरे में, उस कायमशुदा हिसार में रोके हुए था। शायद वो जानता था कि दायरे से बाहर सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत इंतजार कर रही है, एक भयानक मौत जो उसे हरगिज और एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने वाली नहीं। बौने को वो अच्छी तरह जानता था। इस अमल के दौरान यह बौना, जिसका नाम साकसूम था, हाजिर होता था। इस अमल के दौरान इसके बाप और दादा को इसी बौने ने भयानक मौत मारा था। दरअसल इस आदमी का दादा हीरों की देवी की मूर्ति को हासिल करना चाहता था। उस मूर्ति का नाम तूसाम था। तूसाम मूर्ति इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई कीमती थी। पूरी दुनिया के हीरे जो पहाड़ों, दरियाओं और जमीन के अंदर छुपे हुए थे, उन सब की देवी तूसाम, जिसे आज तक कोई भी हासिल न कर सका। उसके दादा ने उसके बाप को इस बात से आगाह किया और उसे हासिल करने के लिए किसी गार में बैठकर अमल करने लगा। मगर उसकी किस्मत खराब निकली। तूसाम देवी का गुलाम, जो उसकी मूर्ति तक किसी को पहुंचने नहीं देता था, यानी साकसूम बौना, आखिरी अमल में उसके दादा के सामने हाजिर हुआ और उसे अपनी पुरस्कार ताकनों से भयानक मौत से हमकनार कर दिया। दादा के बाद बाप की बारी आई और वो भी उसके दादा की तरह साकसूम बौने के हाथों मारा गया। तूसाम के बारे में हकीकत जानकर ये आदमी, जिसका नाम कालूक था, उसने भी ये 90 दिनों का अमल शुरू कर दिया। आज उसके अमल का आखिरी दिन था। वह मुसलसल अपने अमल में मसरूफ था। साकसूम बौना भयानक नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। बौने ने अपने हाथ अजीबोगरीब अंदाज में लहराए तो उसी वक्त फिजा में इंसानी खोपड़ियां नमूदार होती चली गईं। तमाम खोपड़ियां कहकहे, भयानक कहकहे लगाते हुए ऊपर नीचे होते हुए फिजा में लहराने लगी। उन सबकी आंखों की जगह तारीक गढ़ों में बारीक बारीक सुरख अंगारे दहक रहे थे। गंजे सरों पर हल्का हल्का सब्ज धुआं उठ रहा था। उनके भयानक और लर्जा देने वाले कहकहों से पूरी झोंपड़ी गूंज रही थी। कालूक के खून की गर्दिश तेज हो गई। उसके कान साएं साएं करने लगे। उसने एक लम्हा के लिए सोचा कि दायरे से निकलकर बाहर भाग जाए, मगर फिर अपने आप को दिलासे देने लगा। वो अपने दिल पर काबू पाते हुए मंत्र पढ़ने में मसरूफ रहा। उसी वक्त साकसूम बौने ने अपनी उंगलियों को झटकते हुए कालूक की तरफ इशारा किया। तमाम की तमाम खोपड़ियां फिजा में तेज रफ्तारी के साथ कहके लगाते और तैरती हुई कालूक की तरफ बढ़ने लगी। उनकी रफ्तार ऐसी थी जैसे कोई बाउलर गेंद को फेंकता है। वो तेजी के साथ चीखते हुए पीछे की तरफ सरकता चला गया। मेरी तेज नजरों ने उसे ढूंढ निकाला। वो मुझसे चंद कदम दूरी के फासले पर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। मैं घोड़े पर बैठी हुई उसी की तरफ देख रही थी। हिरन की दुम और उसकी टांगें मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने तीर को कमान में रखते हुए पूरी कुव्वत से खींचा और फिर झाड़ियों में छुपे हुए हिरन का निशाना लेकर छोड़ दिया।
तीर सनसनाता हुआ कमान से निकला और फिजा में तेज रफ्तारी के साथ तैरता हुआ झाड़ियों में छुपे हिरन को जा लगा। झाड़ियां तेज रफ्तारी के साथ हिलने लगी। मैंने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा तकरीबन भागता हुआ झाड़ियों के करीब पहुंच गया। शिकारी दस्ता भी मेरे पीछे यहाँ पहुंचा। मैंने एक सिपाही को इशारा किया। वो घोड़े से उतरकर झाड़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। उस वक्त तक झाड़ियों ने हिलना बंद कर दिया। शायद हिरन खत्म हो चुका था। झाड़ियों में दाखिल होकर सिपाही ने हिरन को उठाया और चलता हुआ वापस आ गया। मैंने घोड़े का रुख मोड़ते हुए उसे दोबारा एड़ लगाई। घोड़ा एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। शिकारी दस्ता मेरे पीछे था। चंद लम्हों के बाद मेरी नजर एक और हिरन पर पड़ी। वो हमें देखते ही भाग उठा। मैं घोड़े पर बैठी उसके पीछे भागने लगी। हिरन बड़ी महारत के साथ इधर उधर छलांगे मारता हुआ भाग रहा था और मेरा घोड़ा भागता हुआ उसके पीछे था। मैंने तीर को दोबारा कमान में रखते हुए खींचा और भागते हुए हिरन का निशाना लेकर छोड़ दिया। तीर सनसनाहट से फिजा में तैरता हुआ हिरन को जा लगा। हिरन कलाबाजियां खाते हुए नीचे गिर पड़ा। शिकारी दस्ता मेरे निशाने की तारीफ करते हुए हिरन की तरफ बढ़ा। उसी वक्त मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। यूं लगता था जैसे कोई खुशी के मारे चीख रहा हो। मैंने घोड़े को रोकते हुए पलटकर अपने पीछे देखा। तमाम सिपाही भी रुककर उस तरफ देखने लगे। वो कोई आदमी था जो खुशी के मारे चीखते हुए नाच रहा था। उसके बाल बुरी तरह फिजा में बिखर कर उड़ रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं, जिसकी वजह से वो अभी तक हमें नहीं देख पाया था। मैं हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी और यही आलम मेरे साथ आने वाले सिपाहियों का था। वो भी टिकटिकी बांधे उस आदमी की तरफ देख रहे थे। वो हमसे ज्यादा फासले पर न था। फिर जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसकी नजर हम सब पर पड़ी। हम पर नजर पड़ते ही वो अपनी जगह पर साकित हो गया। वो आंखें फाड़े हमें बल्कि मुझे ज्यादा तवज्जो से देख रहा था। वो शायद अपनी खुशी को भी भूल गया। मेरा घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा जो मुझे तेज नजरों से घूर रहा था। एक निहायत खौफनाक धमाका हुआ और तमाम की तमाम खोपड़ियां आग के शोलों में तब्दील होकर गायब हो गईं। कालूक हैरत भरी नजरों से मंतर को बुड़बुड़ाते हुए उस तरफ देख रहा था, मगर फिजा में तैरती हुई खोपड़ियां जो तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थीं, दायरे के करीब पहुंचते ही खौफनाक धमाके से आग के शोलों में तब्दील होकर गायब हो गईं। उसने घबराकर तेजी के साथ पीछे की तरफ देखा और ये देखकर सुख का सांस लिया कि वो दायरे में ही था। साक्सुम बोने ने निहायत खौफनाक वार किया था। अगर कालूक जरा सा और पीछे हटता तो अपने खिंचे हुए हिफाजती हिसार से बाहर चला जाता। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो घसीटता हुआ हिसार के दरमियान में पहुंच गया। उसने बोने की तरफ देखा। वो निहायत गजबनाक नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उसने अपने हाथ दवाई अंदाज में उठाए तो उसी वक्त उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बर्तन नमूदार हो गया। बर्तन में आग के बड़े बड़े शोले भड़क रहे थे। बोने ने अपने हाथों को झटका दिया। बर्तन उछलकर फिजा में रुक गया। कालू की समझ में अभी कुछ नहीं आया था कि अब ये बोना क्या करने वाला है, मगर दूसरे लम्हे ही उसे जवाब मिल गया। बोने ने बर्तन को तेज नजरों से देखा। बर्तन में से तेजी के साथ एक के बाद एक आग के गोले निकल कर झोंपड़ी में इधर उधर गिरने लगे। गोले जहां गिरते वहां धमाके के साथ एक गड्ढा हो जाता जिसमें आग दहकने लगती। चंद लम्हों में ही जमीन पर आग ही आग नजर आने लगी। दायरे के चारों तरफ आग ही आग फैली हुई थी। बर्तन में तेजी के साथ मुसलसल आग के गोले निकल कर इधर उधर गिर रहे थे। आग की इंतहाई तपिश से कालू के बदन से पसीना फूटने लगा। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख और भयानक हो गया। आग की वजह से झोंपड़ी मुकम्मल तौर पर रोशन हो चुकी थी। उसके बदन से पसीना पानी की तरह बह रहा था। आग की तपिश लम्हा बलम्हा बढ़ती ही जा रही थी, मगर वो बर्दाश्त करते हुए मंतर पड़ता जा रहा था। उसके बिखरे हुए बाल पसीने की वजह से भीग चुके थे। यूं लगता था जैसे वो नहाकर यहाँ बैठा हो। उसकी आंखें सुर्ख और सांसें गर्म हो चुकी थीं। कुछ वक्त के बाद अचानक हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैलता चला गया। फिजा में मौजूद बर्तन और आग के दहकते गड्ढे गायब हो चुके थे। झोंपड़ी में जैसे शबे दिजूर का आलम था। उस अंधेरे में कालूक और साक्सूम दोनों ही छुप चुके थे। हाथ को हाथ सुझाई न दे रहा था। झोंपड़ी के दरो दीवार बल्कि कोई भी चीज दिखाई न दे रही थी। उस वक्त इस तारीकी में जैसे तेज और इंतहाई खौफनाक चीखों का तूफान आ गया। चीखें इंतहाई खौफनाक और भयानक थीं और मजीद तेज से तेज तर और भयानक से भयानक तर होती जा रही थीं। कालूक ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। इसके बावजूद कालूक को यूं महसूस हो रहा था जैसे उन चीखों की वजह से उसके कानों के पर्दों के साथ साथ उसका बदन भी फट जाएगा। उसका दिमाग बुरी तरह से झुंझुना उठा। करी और भयानक चीखों ने कालूक को बुरी तरह से दहला कर रख दिया। कानों में उंगलियां ठूंसने के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। चीखें सुइयों की तरह उसके रगों पैर में उतर रही थीं। इन चीखों को बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर हो रहा था। वो जमीन पर उकड़ों बैठ गया और फिर उसने अपना सर घुटनों में दबा लिया, मगर चीखों का भयानक तूफान किसी तरह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब तो खुद कालूक के मुंह से भी बेख्तियार चीखें निकलने लगी। भयानक और दिल दहला देने वाली चीखों ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। बदरूहों के चीखने की दहशतनाक आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं।
वाकई बदरूहें इस कदर हौलनाक चीखें मार रही थी कि कानों के पर्दों के साथ इंसानी दिमाग की रगें भी फट जाती। और यही हाल कालूक का हो रहा था। वो अपना मंत्र मुकम्मल कर चुका था, मगर ये खौफनाक और भयानक अजाब कम होने को नहीं आ रहा था। कालूक के ज़हन में फौरन काबूरा देवता का नाम उभरा, बदरूहों और चुड़ैलों के देवता का नाम। चीखें हद से ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थी। काबूरा, काबूरा देवता, अपने गुलाम को अपनी पनाह मिले। कालूक चीखते हुए बोला, काबूरा, काबूरा देवता, रहम कर अपने गुलाम पर। इन दहशतनाक चीखों से बचा ले काबूरा देवता, रोक इन चीखों को काबूरा, काबूरा देवता। कुछ देर के बाद चीखों का भयानक और दहशतनाक सिलसिला थम गया। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छट गया। साक्सूम पौना अपनी जगह से गायब था। जमीन पर मौजूद गड्ढे भी गायब हो चुके थे। कालूक अपनी जगह घुटनों में सर दिए उकड़ों बैठा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो दोबारा आलती पालती मारकर बैठ गया। उसके कान अभी तक साएं साएं कर रहे थे। चीखों की बाज गश्त अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने हल्का हल्का अंधेरा सा छाया हुआ था, जो कुछ देर के बाद मुकम्मल तौर पर छट गया। उसके दिमाग में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। फिर अचानक उसके सामने धमाके के साथ जमीन फटी और उसमें से सफेद रंग का धुआं निकलने लगा। ये धुएं का एक गुबार ही था जो धमाके के साथ निकलकर छट गया। अब वहां एक खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी। वो मुकम्मल तौर पर निहायत हसीन और खूबसूरत पुरकशिश थी। वो गड्ढे के ऊपर इस तरह खड़ी थी जैसे वो जमीन हो। उसके घने और लंबे बाल कमर से भी नीचे तक जा रहे थे। उसके खूबसूरत और पतले होंठ गुलाब की पत्तियों जैसे थे। उसने सुर्ख रंग का एल ब्लाउज और तंग शलवार जो घुटनों तक पहनी हुई थी। उसका बदन तकरीबन बरहना था। उसका अंग अंग कांच के गिलास में डाली हुई शराब की तरह नजर आ रहा था। इस लड़की को देखकर कोई भी बहक सकता था। उसका अंग अंग दावत गुनाह की तरफ माइल करने वाला था। उस लड़की में सिर्फ एक ही चीज मुख्तलिफ थी और वो थी उसकी आंखें। उसकी आंखों की पुतलियां स्याह होने की बजाय इंतहाई सफेद रंग की थीं। कालूक की नजरें उस लड़की के गिरेबान पर जमी हुई थीं। शायद ब्लाउज तंग और छोटा था, जिसकी वजह से पहाड़ नुमा चोटियों का ऊपरी हिस्सा आधा साफ दिखाई दे रहा था। वो लड़की चंद लम्हों के लिए उसकी तरफ देखती रही और फिर बोली, कालूक जादूगर, तुमने अपने इस अमल से तसाल शैतान को खुश कर दिया। तू है बहुत छोटा जादूगर, मगर तूने बड़े बड़े जादूगरों को मात दे दी। मैं तसाल शैतान की पुजारी आरकूम हाजिर हूँ। तुम्हें तुम्हारे अमल का, तुम्हारी कुव्वत बर्दाश्त का फल मिलेगा। तुम्हें तुसाम मूर्ति हीरों की देवी जरूर मिलेगी। आप सबका अपने अदना गुलाम कालूक पर बहुत बड़ा एहसान होगा। उस लड़की आरकूम ने मुस्कुराकर अपने हाथ बुलंद किए तो उसी वक्त झमाके के साथ उसके हाथों में एक किताब आ गई। किताब काफी खूबसूरत और सुनहरी जिल्द वाली थी। किताब ना तो ज्यादा बड़ी थी और ना ही ज्यादा मोटी। उसने किताब कालूक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पूरी दुनिया के हीरों की तिलिस्मी देवी तुसाम की मूर्ति इस वक्त एहरामे मिस्र में तिलिस्मी ताबूत के अंदर है, और ये तिलिस्मी ताबूत फिरौन की मलका अहूरता के एहराम में दफन है। तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे? वो कौन सा एहराम और किस तरफ है? और तिलिस्मी ताबूत को कैसे निकालना है? रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें सामने आएंगी? इन सब का जवाब तुम्हें इस किताब से मिलेगा। दोबारा धमाके के साथ धुआं फैला और धुएं के चढ़ते ही आरकूम गायब थी। वो कालूक को किताब देकर वापस जा चुकी थी। कालूक चंद लम्हों के बाद उठा और दायरे से बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर खुशी की किरणें फैली हुई थीं। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। वो चलता हुआ संदूक के पास पहुंचा। उसने संदूक खोला और उसमें से एक हिरन का बच्चा निकाल लिया। हिरन का बच्चा उसके हाथों में हाथ पांव मारते हुए इधर उधर देख रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ हक्कास, कालूक ने हिरन के बच्चे की तरफ देखते हुए कहा। इसी खुशी में तुम्हें आजाद करता हूँ, जाओ ऐश करो। हिरन का बच्चा उछलता कूदता बाहर की तरफ निकल गया। कालूक ने किताब को संदूक पर ही रखा और फिर खुशी के मारे चीखते हुए बाहर निकल आया। वो अपनी खुशी में मस्त नाचते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। उसी वक्त उसकी नजर चंद लोगों पर पड़ी। वो वहीं साकित हो गया। कालूक उनकी तरफ देखने लगा। चंद सिपाही और एक लड़की जो शक्ल सूरत से ही शहजादी दिखाई दे रही थी, वो सब घोड़ों पर बैठे हुए कालूक की तरफ ही देख रहे थे। चंद लम्हों के बाद शहजादी का घोड़ा चलता हुआ कालूक की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा, कौन हो तुम और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरा नाम कालूक है, उसने मेरी तरफ तेज नजरों से देखते हुए कहा। मैं एक छोटा सा जादूगर हूँ, मगर बड़े जादूगरों से भी कम नहीं हूँ। यहाँ मैं एक अमल कर रहा था जो आज मुकम्मल हो चुका है और मैं उस अमल में कामयाब। वैसे मैं तुम्हारे मुतल्लिक कुछ नहीं पूछूंगा। अरे मैं तो एक जादूगर हूँ, फिर भला मुझे तुम्हारे मुतल्लिक जानने की क्या जरूरत है? ओह अच्छा, हाँ शहजादी तलशा, वो बोला। वैसे मैं एक चीज का कायल हो गया हूँ। मैं पूछ सकता हूँ किस चीज का? आपके हुस्न का, उसने कहा। आप बहुत हसीन हैं। आपके हुस्न की मैं तारीफ क्या करूँ? आपने तो पहली नजर में ही मुझे कालूक जादूगर को अपना दीवाना कर दिया है। और अपनी जुबान को लगाम दो गुस्ताख, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम शायद जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। जानता हूँ जी जानता हूँ।
मैं आसाक की शहजादी तलशा से बात कर रहा हूँ, जिसने कालूक को अपने हुस्न का दीवाना कर दिया है। मैं बहुत जल्द, बल्कि आज ही आपके अब्बा हजूर शाह लाकूस से आपका हाथ मांगने आऊंगा। आप मुझसे शादी करें। बदतमीज, जाहिल, गुस्ताख। मैं एक बार फिर उसकी बात काटते हुए उसीले लहजे में बोली, हम तुम्हारी खाल खींचकर उसमें भुस भरवा देंगे। तुमने अपने ज़हन में ऐसा घटिया तस्वुर पैदा ही कैसे किया? आप तो गुस्से में और भी ज्यादा हसीन लगती हैं। मेरी बात मानिए और मुझसे शादी के लिए हाँ कर दीजिए। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आप जानती नहीं हैं, मैं हीरों की देवी तूसाम की मूर्ति हासिल करने जा रहा हूँ। उसे हासिल करते ही मैं सबसे अमीर और ताकतवर तरीन बन जाऊंगा। पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। बड़े से बड़े जादूगर भी मेरे कदमों में होंगे। हीरों की देवी का नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ी। हीरों से मुझे बहुत मोहब्बत थी। बड़े बड़े सौदागर मुख्तलिफ इकसाम के हीरे मुझे दिखाने आते थे। एक दो ही सौदागर ऐसे होंगे जो मेरे पास से मायूस लौटते, वरना मैं तमाम ही सौदागरों से हीरे खरीद लेती। गर्ज कि अब मेरे पास बहुत कीमती और मुख्तलिफ इकसाम के हीरे थे। अब जैसे ही कालूक ने हीरों की देवी का नाम लिया तो मैं एकदम चौंक पड़ी। मैं उसकी तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोली, क्या क्या नाम लिया तुमने? तूसाम, पूरी दुनिया के हीरों की देवी। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम वाकई में सच बोल रहे हो? भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। आप मेरे साथ आए, मैं यकीन अभी करा देता हूँ। वो कैसे? मेरे पास वो किताब है जिसमें तूसाम के बारे में तमाम बातें लिखी हैं। ये किताब आज ही मुझे तसाल शैतान की तरफ से आरकुम ने दी है। इसी खुशी के आलम में मैं नाच रहा था। तुम मेरे साथ आओ। वो किताब झोंपड़ी में पड़ी है। मेरी झोंपड़ी ये रही सामने। उसने अपने पीछे मौजूद झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। मैंने झोंपड़ी की तरफ देखा और फिर मैं इस बात में सर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़ी। वह शायद मुझे नरम पड़ते देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मेरे साथ आने वाले सिपाही भी मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। चंद लम्हों में ही हम झोंपड़ी में दाखिल हो चुके थे। मेरा घोड़ा और सिपाही झोंपड़ी के बाहर ही खड़े थे। मैंने झोंपड़ी में नजर मारी। झोंपड़ी ज्यादा बड़ी और कुशादा न थी। सामान भी ना होने के बराबर था। कालूक ने संदूक पर रखी हुई सुनहरी जिल्द वाली किताब उठाई और मुझे दिखाते हुए बोला, यह है वो किताब। इसमें तूसाम के मुतल्लिक सब कुछ लिखा हुआ है। देखो देखो इसे। मैंने किताब को पकड़कर देखा। किताब की सुनहरी जिल्द पर अजीबोगरीब एक नक्शा बना हुआ था जो मेरी समझ से बालातर था। जिल्द पर ऊपरी जानिब एक तरफ कुछ लिखा हुआ था। मैंने किताब को खोलना चाहा, मगर उसी वक्त कालूक ने झटके के साथ मुझसे किताब छीन ली। क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। तुम ये किताब नहीं खोल सकती, उसने किताब को संदूक पर रखते हुए कहा। ये किताब सिर्फ वही खोल सकता है जिसने इसे हासिल करने के लिए तासाक्सी का अमल पूरा किया हो, जो मैं कर चुका हूँ। अब इसे मेरे सिवा कोई भी नहीं खोल सकता। अगर इसे कोई खोल दे तो फिर तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। इस किताब को खोलने वाला उसी वक्त जलकर राख हो जाएगा। ओह, अब तुम क्या कहती हो? कालूक ने पूछा। किस बारे में? मुझसे शादी करोगी? मैंने फौरन ही जवाब नहीं दिया। मैं चंद लम्हों के लिए कुछ सोचती रही और फिर बोली, ठीक है, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, वो तेजी के साथ बोला। बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? जब तक तुम तूसाम हासिल नहीं कर लेते तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तुम इंतजार करना, मैं बहुत जल्द तूसाम मूर्ति हासिल करके लौटूंगा। फिर हम दोनों इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती? मैंने कुछ सोचते हुए कहा। क्यों? उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैं कोई हीरे या जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए किसी पहाड़ी इलाके जंगल में नहीं जा रहा, बल्कि एहराम में मिस्र जा रहा हूँ, जहाँ मुझे ना जाने किन किन मुश्किलात से दो चार होना पड़े। तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कहा। जब तुम मेरे साथ होगे तो मुझे किस बात की फिक्र। मैं इसलिए भी साथ जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी आंखों से ये देख सकूं कि तुम कितने बहादुर हो, तुम्हारी जादूगरी के कमालात क्या हैं, तो तुम इसलिए जाना चाहती हो। उसने समझ जाने वाले अंदाज में अपना सर हिलाया। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना। नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ यहीं चली आऊंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। चलो, इस दौरान मैं ये किताब भी पढ़ लूंगा। फिर हम दोनों झोंपड़ी में से निकले। मैं दोबारा अपने घोड़े पर सवार हो गई। मैंने सिपाहियों को चलने के लिए कहा और अपने घोड़े को एड़ लगा दी और मेरा घोड़ा भी सरपट भागने लगा। तुम आ गई तलशा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, कालूक ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा। उसके बाएं हाथ में वही सुनहरी जिल्द वाली किताब थी जो मैं कल देख चुकी थी। कालूक ने उस वक्त सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके बाल बाजुओं तक तिराशे हुए थे। इस वक्त वो कल की तरह बदसूरत नहीं लग रहा था। हाँ, मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और घोड़े से नीचे उतर आई। तो फिर चलें? क्या इस एक घोड़े पर? मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। वो मेरा मतलब समझ चुका था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला,
क्या तुम मेरी जादूगरी का एक छोटा सा करिश्मा देखना पसंद करोगी? नहीं, बल्कि सुनना पसंद करूंगी। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ा। बहुत खूब, तो हमारी मलका परी को मजाक भी आता है। फिर चंद लम्हों के बाद उसने अपनी आंखें बंद करके कुछ अजीबोगरीब जुबान में पढ़ा और मेरे नजदीक खड़े घोड़े की तरफ अपने हाथों को हल्का सा झटका दिया। उसी वक्त तेज धमाका हुआ और फिर मेरे सामने घोड़े की जगह एक छोटी सी बग्गी नमूदार हो गई। बग्गी के साथ 2 घोड़े जुटे हुए थे। बग्गी काफी खूबसूरत थी। बग्गी को अपने सामने नमूदार होते देखकर मेरी आंखों में हैरत उमड़ आई। मैंने कालूक की तरफ देखा। वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अपने सवाल का जवाब तुम्हें मिल चुका, उसने कहा। यानी हम इस बग्गी में सफर करेंगे? ये बग्गी इतनी तेज भागेगी कि हम आज ही एहराम में मिस्र पहुंच जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब सफर शुरू हुआ और कब खत्म। वाकई तुमने तो मुझे अपनी जादूगरी का कायल कर लिया, मैंने दानिस्ता कहा। वो मुस्कुराते हुए बग्गी की तरफ बढ़ गया। उसने बग्गी का दरवाजा खोलते और मेरी तरफ देखते हुए कहा, आइए मेरे दिल की मलका। मैं चलती हुई बग्गी के करीब पहुंची और पायदान पर कदम रखते हुए अंदर दाखिल हो गई। मेरे पीछे ही वो भी अंदर दाखिल हो गया। उसी वक्त बग्गी को एक झटका लगा और घोड़ों ने तेजी के साथ खुद ब खुद भागना शुरू कर दिया। हैरत की बात थी कि घोड़े बगैर लगामों के भाग रहे थे। शायद ये भी कालोक की जादूगरी थी। वाकई कालोक ने ठीक ही कहा था, बग्गी बहुत तेज भाग रही थी। दरख्त और दूसरी अशिया तेज रफ्तारी के साथ हमारी मुखालिफ सिमत में भाग रहे थे। चंद लम्हों में ही हम जंगल से बहुत दूर निकल आए। मेरे साथ ही दूसरी खिड़की के साथ कालूक बैठा हुआ था। हवा फड़फड़ाती हुई खिड़कियों के रास्ते अंदर दाखिल हो रही थी। मैं अपनी तरफ मौजूद खिड़की से बाहर के मंजर देख रही थी। छोटे छोटे शहर हमारे सामने आते, हमारी बग्गी उनके बीच से गुजरती और फिर वो हमारे पीछे पहुंचकर गुम हो जाते। सूरज अपनी रोशनी की चादर फैलाए आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। घोड़े खुद ब खुद कभी दाएं तरफ मुड़ जाते और कभी बाएं तरफ। तेज हवा बार बार मेरे घने और लंबे लंबे बालों से खेल रही थी। कुछ देर के बाद ही हम मुल्क आसाक की सरहद से बाहर निकल आए। अब हमारे चारों तरफ दूर दूर तक वसी मैदान नजर आ रहा था। बग्गी की रफ्तार और तेज हो गई। साएं साएं करती हुई हवा अपने ही राग अलाप रही थी। बग्गी की रफ्तार पहले क्या कम थी, जो अब तेज हो गई थी। हमारी बग्गी हवा से बातें कर रही थी। जर्द और भूरा मैदान दूर दूर तक घूमता नजर आ रहा था। खिड़की के रास्ते ये मंजर मुझे बहुत ही दिलकश लग रहा था। चंद लम्हों के बाद हमारी बग्गी उस वसी मैदान से बाहर निकल आई। कुछ देर के बाद हम एहरामे मिस्र पहुंच गए। चारों तरफ रेत के टीले नजर आ रहे थे। फैले हुए आसमान की तरह दूर दूर तक अब रेत ही नजर आ रही थी। रेत में भी घोड़े इस तरह भाग रहे थे जैसे वो जमीन पर ना हो। ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उससे भी ज्यादा तेज ये घोड़े उस रेगिस्तान में भाग रहे थे। कालोक जादूगर के कहने के मुताबिक मुझे वाकई सफर का पता न चला कि कब शुरू हुआ और कब खत्म। घोड़े चंद लम्हों में एहरामों के नजदीक पहुंचकर रुक गए। कालूक के पीछे मैं भी बग्गी से बाहर निकल आई। एहराम हमारे सामने कुछ दूरी के फासले पर थे। कालूक अपनी जगह खड़ा इधर उधर देखता रहा। चंद लम्हों के बाद मैंने ही उसे मुखातिब किया, क्या हुआ, क्या आगे बढ़ने का इरादा नहीं है? क्यों नहीं, उसने जवाब दिया। तुम फिलहाल यहीं रुको, मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मैं तुम्हें पुकारूं तो तुम चली आना। मैंने ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिला दिया। वह हाथों में किताब पकड़े आगे बढ़ता चला गया। उसके चलने से रेत पर पांव के निशान बनते जा रहे थे। वह भी 7-8 कदम ही चला होगा कि उसी वक्त उसके सामने रेत की बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती चली गई। दीवार की सिमत, लंबाई और ऊंचाई इतनी बड़ी थी कि एहराम भी नजर आना बंद हो गई। मैं हैरान निगाहों से उस तरफ देख रही थी। कालूक इंतहाई चौकन्ना नजर आ रहा था। उसी वक्त दीवार में एक चेहरा नजर आने लगा। चेहरे का रंग बिल्कुल दीवार जैसा था। चेहरे ने अपना गार जैसा मुंह खोला। उसके मुंह से जर्द रंग की जुबान लिप लिपाते हुए निकली और नीचे रेत से आ लगी। अजीबोगरीब मखलूक जिनकी तादाद 7 थी, उसकी जुबान पर तैरते और घसीटते हुए नीचे रेत पर आ पहुंची। उनका कद किसी बौने की तरह था, ताहम उनके सर भेड़ियों जैसे। चेहरों पर बारीक बारीक स्याह बाल उगे हुए, छोटे छोटे हाथों में इंसानी हड्डियां पकड़ी हुई। वह सब खड़े कालूक की तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर मेरी रगों में जैसे लहू मुंजमद हो गया। मेरे दिल की धड़कन लम्हा ब लम्हा तेजतर होती चली गई। मैं लरजते हुए पैरों से पीछे हटती चली गई। वाकई तुसाम मूर्ति को हासिल करना इतना आसान काम नहीं था। अच्छा ही हुआ जो कालूक ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। उन सबके मुंह से खौफनाक गुर्राहटें निकल रही थीं। उनमें से एक मखलूक ने अपने बाएं हाथ में पकड़ी हुई इंसानी हड्डी का रुख कालूक की तरफ करते हुए उसे हल्का सा झटका दिया। उसी वक्त हड्डी में से तेज सुर्ख रंग की शुआ निकलकर कालूक की तरफ बढ़ी। कालूक तेजी के साथ अपनी जगह से हट गया। सुरख शुआ पीछे एक रेत के टीले के साथ टकराई और रेत का टीला खौफनाक धमाके के साथ फिजा में बिखरता चला गया। दूसरी मखलूक ने भी यही अमल किया और जैसे ही सुरख शुआ कालूक की तरफ बढ़ी, वो तेजी के साथ नीचे बैठ गया।
शुआ एक बार फिर रेत के दूसरे टीले के साथ टकराई। वह भी धमाके के साथ फिजा में बिखरता चला गया। अब की बार उन सब ने अपने हाथों में पकड़ी हुई हड्डियों को हरकत दी। उन सब की हड्डियों से 7 शुआओं की लकीरें निकलकर तेजी के साथ कालूक की तरफ बढ़ी। अब मुझे यकीन सा हो चुका था कि कालूक उनके इस खौफनाक हमले से हरगिज बच नहीं सकता, मगर कालूक ने भी साबित कर दिया कि वो भी एक अय्यार किस्म का जादूगर है। शुआओं की 7 लकीरें जैसे ही कालूक के नजदीक पहुंची, उसने निहायत तेज रफ्तारी के साथ हाथों में पकड़ी हुई किताब उनके सामने कर दी। शुआएं किताब के साथ टकराई और मुनक्कस होकर अपने अपने रास्तों पर वापस पलट गईं। शुआओं का रुख चूंकि वापस उन सब की तरफ था, इसलिए शुआएं उन सब के साथ धमाके के साथ टकराईं और उन सब के परखच्चे फिजा में बिखरते चले गए। मैंने तेजी के साथ अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। मैं ये लर्जा देने वाला मंजर देखना नहीं चाहती थी। खून आलूद गोश्त के टुकड़े जिस तरह फिजा में उभरे थे, फैले और बिखरे थे, मेरा तो दिल ही खराब होने को था। मैंने एक लम्हे के बाद अपनी आंखों से हाथ हटाए और उस तरफ देखने लगी। कालूक हाथों में किताब पकड़े खड़ा था। रेत पर फैली हुई जुबान वापस लिपलिपाते हुए चेहरे के मुंह में चली गई। चेहरे ने अपना भाड़ जैसा खुला हुआ मुंह बंद किया और रेत की दीवार पर लरजते लरजते गायब होता चला गया। उसी वक्त एक और खौफनाक धमाका हुआ और रेत की ये बुलंदो बाला खड़ी दीवार जमीन बोस होती चली गई। दीवार के इस तरह जमीन बोस होने पर फिजा में रेत ही रेत उड़ने लगी। रेत की फैली हुई इस धुंध में कालूक मुकम्मल तौर पर छुप चुका था। चंद लम्हों तक रेत की यह धुंध फिजा में छाई रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता छट गई। कालूक अपनी जगह पर खड़ा खांस रहा था। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और खांसते हुए मुझे पुकारा। मैं चलती हुई उसके करीब पहुंच गई। चलो आओ आगे बढ़ें, उसने कहा। फिर हम दोनों आगे बढ़ने लगे। रेत की वजह से पांव उसमें धंस रहे थे। कालूक चलते हुए किताब को खोले उसमें कुछ ढूंढ रहा था, देख रहा था। फिर उसने किताब बंद की और इधर उधर देखने लगा। फिर उसने एहरामों को देखते हुए असबात में सर हिलाया और उस एहराम की तरफ बढ़ने लगा जो हमसे ज्यादा दूर ना था। मैं भी उसके पीछे थी। कुछ देर के बाद हम उस एहराम में दाखिल हो चुके थे। कालूक किताब में बने हुए नक्शे को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर वह एक बहुत बड़े सुराख के पास रुक गया। उसने एक नजर किताब में बने हुए नक्शे को देखा और फिर उस सुराख में दाखिल हो गया। मैं भी उसकी पैरवी में सुराख में दाखिल हो गई। सुराख ज्यादा तंग न था और ना ही कुछ आधा। हम चंद लम्हों तक उस सुराख में चलते रहे और फिर कमरा नुमा जगह में पहुंच गए। सीढ़ियां उतरते हुए हम सहन में पहुंच गए। यहाँ का माहौल काफी पुरस्कार लग रहा था। 2-3 जगह पर मुजस्मे रखे हुए थे जो अब काफी पुराने लग रहे थे। उन पर मिट्टी और वक्त की तह चढ़ चुकी थी। वो एक जगह पर खड़ा होकर कुछ पढ़ने लगा। उसके पीछे एक मुजस्मा खड़ा था जिसकी आंखें बंद थीं। मैं एक तरफ खड़ी होकर कालूक की तरफ देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था कि दोबारा कोई पहले वाला वाकया पेश न आ जाए। वो पढ़ते हुए अपनी जेब में से कुछ निकालने लगा। उसने फिर जेब में से एक शीशी निकाली जो सुर्ख रंग के माया से भरी हुई थी। उसने शीशी का ढक्कन उतारकर एक तरफ फेंका और शीशी को उल्टा दिया। शीशी में मौजूद सुर्ख रंग का माया नीचे जमीन पर गिरने लगा। शीशी में से जैसे ही आखिरी कतरा जमीन पर गिरा, पूरी जमीन लरजना शुरू हो गई। मैंने दीवार के साथ ठेक लगा ली। लरजती हुई जमीन पर जहां कालूक खड़ा था वहां से मिट्टी का ढेर तेजी के साथ उभरने लगा, बल्कि उबलने लगा। मिट्टी तेजी के साथ उबल उबल कर साइडों पर गिर रही थी। वो इत्मीनान के साथ खड़ा कोई मंत्र वगैरह पढ़ते हुए उसकी तरफ देख रहा था। मैं खौफजदा निगाहों से उस उबलती हुई मिट्टी को देख रही थी। फिर अचानक मिट्टी के उस ढेर में से एक ताबूत निकलकर बाहर आ गया। उसका रंग स्याह था। शायद यही तलिस्मी ताबूत था। ताबूत के बाहर आते ही जमीन लरजना बंद हो गई। ताबूत को देखकर कालूक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने अपने नेफे पर हाथ फेरा और खंजर का एहसास होते ही मैंने इत्मीनान भरा सांस लिया। फिर मैं तेजी के साथ चलती हुई कालूक के नजदीक पहुंच गई। कालूक ने आंखें बंद करते हुए किताब को उस ताबूत पर रख दिया। ताबूत का ढक्कन खट खट की आवाजें पैदा करते हुए खुल गया। फिर उसने ढक्कन को उतारकर नीचे गिरा दिया। उसी वक्त ताबूत में तेज रोशनी फैलती चली गई। हमने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। जब रोशनी कुछ कम हुई तो हमने आंखों पर से हाथ उठा लिए। ताबूत में एक निहायत खूबसूरत और हल्के सुरमई रंग की मूर्ति पड़ी थी। कालूक ने ताबूत में से मूर्ति को उठा लिया। मूर्ति तकरीबन 6 इंच की थी। उसके बदन पर मुख्तलिफ रंगों के हीरे जुड़े हुए थे, जिसमें से मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां खारिज हो रही थीं। सुरमई रंग के बारीक होंठ और आंखों में सब्ज रंग की रोशनी जो फड़फड़ा रही थी। उसे देखकर हम दोनों कई लम्हों तक सीहर ज़दा से हो गए। कालूक, तू साम देवी की मूर्ति हासिल करके बहुत खुश हो रहा था। खुश होते हुए वो कह कहे भी लगा रहा था। ऐसे कह कहे कि मुझे कई बार गुमान हुआ कहीं कालूक तू साम को हासिल करके पागल तो नहीं हो गया, मगर ये मेरी गलतफहमी थी। फिर हम दोनों एहराम में से निकले और वापस बग्गी में बैठ गए। बग्गी एक बार फिर हवा से बातें करने लगी। इसके बाद हम जल्द ही वापस मुल्क आसाक में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर हम बग्गी में से निकले और झोंपड़ी में दाखिल हो गए।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम इतनी जल्दी एहराम मिस्र पहुंचे और वापस भी आ गए। ये वक्त दोपहर का था। मुझे वापस महल जाने की जल्दी भी थी। मैं सुबह से अकेली महल से निकली थी। अब दोपहर हो चुकी थी और मुझे वापस महल जाना था। इसलिए मैं कालूक को मुखातिब करते हुए बोली, कालूक, कहीं तुम इस तूसाम के नशे में मुझे तो नहीं भूल गए? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ओह तलछा, भला ये कैसे हो सकता है? जिस तरह तूसाम मेरे लिए जरूरी है उसी तरह तुम भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो। तुम तो मेरी एक जरूरत बन गई हो। मैं मुस्कुराते हुए उसके करीब पहुंच गई। वो मुझे गहरी निगाहों से देखने लगा। मैंने एक हाथ उसकी गर्दन पर रखा और फिर उसके और नजदीक हो गई। वो तूसाम के सीहर से निकलकर अब मेरे सीहर में गिरफ्तार हो चुका था। उसने अपने होंठ मेरे होंठों के करीब किए और मैं उसी वक्त तकरीबन चीखते हुए पीछे हट गई। क्या हुआ? उसने हैरतज़दा नजरों से मुझे देखते हुए कहा। तुम इस तरह चीखी क्यों? वो मेरे पांव पर किसी कीड़े ने काटा है। कहाँ? जरा दिखाओ मुझे। इस पांव पर, मैंने कहा और वो मेरे पांव की तरफ झुकता चला गया। मैंने तेजी के साथ अपने नेफे में उड़सा हुआ खंजर खींचा और इससे पहले कि कालूक मेरी तरफ देखकर कुछ कहता, मैंने खंजर का भरपूर वार उसकी गर्दन पर किया। कालूक की भयानक चीख झोंपड़ी में गूंजी और फिर उसकी गर्दन कटकर धड़ के साथ लटक गई। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसका खून तेजी के साथ जमीन पर जमा होने लगा। कनीज कमरे में दाखिल हुई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप तैयार हो गई शहजादी साहिबा? बादशाह सलामत ने आपको याद किया है और आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम अभी आते हैं। मैंने कहा तो वो वापस पलट गई। मैंने अपने हाथों में पकड़ी हुई थैली का मुंह खोला और उसमें से खूबसूरत और निहायत हसीन मूर्ति को बाहर निकाल लिया। उसकी सब्ज आंखें और उसके बदन पर मुख्तलिफ रंगों के जुड़े हुए हीरे निहायत चमकदार रोशनियां खारिज कर रहे थे। ये कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि हीरों की देवी तूसाम की मूर्ति थी। इसके मुतल्लिक कालूक ने जो कुछ मुझे बताया था वो वाकई मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन था। अब मैं पूरी दुनिया की अमीर तरीन शहजादी बन चुकी थी। पूरी दुनिया अब मेरी मुट्ठी में थी। मैं यहाँ बैठे बैठे इस मूर्ति से जितने मर्जी हीरे हासिल कर सकती थी। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। कालूक ने मुझ पर भरोसा करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैंने अपनी तमाम उम्र में पहली बार किसी को अपनी जज्बाती ख्वाहिश पूरी करने की खातिर कत्ल किया। मैं कुछ नहीं जानती थी कि आखिर मैं इतनी सफाक कैसे बन गई, मगर उस वक्त मुझे इन बातों की फिक्र न थी। मैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर तूसाम के सीहर में गिरफ्तार हो चुकी थी। उसके सीहर में पूरी तरह उतर चुकी थी, डूब चुकी थी। मैं इसे अब खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने तूसाम को एक भूरे रंग की थैली में डालकर अपने पास रखा हुआ था। मैंने तूसाम को वापस थैली में डाला और फिर उस थैली को अपने पटके के साथ बांध लिया। मैं अपने कमरे से निकली और चंद लम्हों के बाद कमरे खास में अपने अब्बा हजूर के पास पहुंच गई। उसका नाम शाह लाकूस था। मैं भी उनके साथ कुर्सी पर बैठ गई। मेरे सामने दो ताजिर खड़े थे। मैंने एक नजर उनको देखा। उनके सामने एक डिब्बा रखा हुआ था जिसे स्याह रंग से ढांपा हुआ था। अब्बा हजूर ने उन दोनों का तारुफ करवाते हुए कहा, बेटी तलछा, ये दोनों ताजिर हमारी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इनका कहना है कि ये दोनों तुम्हारे लिए दुनिया का इंतहाई हैरत अंगेज और अजीबोगरीब तोहफा लाए हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करती हूँ कि इन्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैंने ताजिरों की तरफ देखते हुए कहा। ताजिरों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए अस्बात में सर हिलाया और फिर अपने सामने पड़े हुए डिब्बे पर से कपड़ा उठा दिया। जिसे मैं कोई डिब्बा समझ रही थी वो डिब्बा नहीं बल्कि एक पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर एक हिरन का बच्चा था। अलबत्ता उसका रंग नीला था। हम ये तोहफा लाए हैं शहजादी हजूर के लिए। क्या मतलब? मैं उनकी तरफ देखते हुए बोली, इसमें भला खास क्या बात है? ये किसी हिरन का बच्चा है ताहम इसका रंग मुख्तलिफ है। इसमें खास बात है, एक ताजिर बोला। अगर मैं ये कहूँ कि ये हिरन का बच्चा हमारी तरह आम इंसानों की तरह बातें करता है तो? अगर ऐसी बात है तो वाकई ये हमारे लिए ताज्जुब की बात है, मैंने कहा। फिर तो ये जानवर हमारे लिए हैरत अंगेज तोहफा होगा। सिर्फ यही नहीं शहजादी हजूर, दूसरा ताजिर बोला, ये जानवर मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोइयां भी करता है। आने वाले वक्त के बारे में जो कुछ कहता है वो लफ्ज ब लफ्ज सच निकलता है। हमें ये गुज़िश्ता हफ्ते नूलो कोनान के जंगल से मिला था। इसने हमें खुद ही कहा था कि हम इसे आपके पास ले चलें। क्या ये ताजिर ठीक कह रहा है? मैंने हिरन को मुखातिब किया। क्या तुम वाकई इंसानों की तरह बोल सकते हो? जी शहजादी हुजूर, ये दोनों ठीक कह रहे हैं। हिरन के मुंह से ये अल्फाज निकलते देखकर ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ बैठे हुए अब्बा हुजूर भी हैरान रह गए। आप मुझे इन ताजिरों से खरीद लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके पास क्यों आना चाहता था। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज, मैंने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात में कहा। दुनिया में इस तरह के जानवर भी हो सकते हैं जो इंसानों की तरह बोल सकते हैं। मैंने कभी सोचा ना था। तुम दोनों वाकई मेरे लिए एक अनमोल तोहफा लाए हो, इसलिए मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ अब्बा हुजूर।
इन ताजिरों को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। अब्बा हुजूर मुझे खुश देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ताजिरों को मुंह मांगा इनाम दिया और मैंने एक एक हीरा उन दोनों को दिया। वो हमारा शुक्रिया अदा करते हुए वापस चले गए। मैंने एक कनीज को बुलवाकर उस हिरन के बच्चे को अपने कमरे में ले जाने के लिए कहा। वह हिरन के बच्चे को लेकर मेरे कमरे की तरफ चल दी। मैं चंद लम्हों के बाद वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी। फिर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, उसी वक्त मेरी नजर हिरन के बच्चे पर पड़ी। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इस दौरान मैं दरवाजा बंद कर चुकी थी। शहजादी हुजूर बचिए, उसने तकरीबन चीखते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि मैं उसकी बात समझती उसी वक्त मेरी गर्दन किसी के शिकंजे में जकड़ी गई। मैंने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, मगर मेरे मुंह पर मजबूत हाथ रख दिया गया। मेरी आंखों में तेजी के साथ उलझन और खौफ के साए फैलते चले गए। क्या क्या कहा तुमने? शहजादा खातून ने चीखते हुए कहा। तुम लोग आज फिर खाली हाथ लौट आए। मैं कुछ नहीं जानता, जाओ उसे उठाकर यहाँ ले आओ। कोई भी हरबा इस्तेमाल करो और उसे मेरे सामने ला फेंको। आखिर वो इंसान है, कोई बदरू या जादूगरनी नहीं है जो वो तुम लोगों पर अकेले भारी पड़ रही है। दफा हो जाओ और उसे मेरे कदमों में ला फेंको। जाओ यहाँ से। नहीं शहजादा हुजूर, अब हम नहीं जाएंगे। शहजादा खातून के सामने मुअद्दब अंदाज में खड़े हुए मुहाफिजों में से एक ने बोलते हुए कहा, आप शायद बजा फरमा रही हैं। वाकई शहजादी तलछा कोई जादूगरनी है या उसमें कोई बदरू समाई हुई है जो हम सब पर इतनी भारी पड़ रही है। वो नेजाबाजी, घुड़सवारी, शमशीर जनी, गर्ज के लड़ाई भड़ाई में बहुत तेज है, इसीलिए तो हम जैसे सूरमाओं को भी मात दे दी है। हमने हर मुमकिन कोशिश की है, मगर अब हम नहीं जा सकते। आप बेशक हमारी खाल खिंचवा दें, शहजादी तलछा के हाथों मरने से अच्छा है हम आपके हाथों मर जाएं। शहजादा खातून ने भयानक और खूंखार नजरों से उस मुहाफिज की तरफ देखा और अपने होंठ काटते हुए उसके करीब पहुंच गया। मुहाफिज शर्मिंदा और सहमे हुए खड़े थे। शहजादा खातून ने उसकी तरफ वसीली और मुश्तिल नजरों से देखा और अपनी म्यान से तलवार खींच ली। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, उसी वक्त शहजादा खातून की तलवार बिजली की तरह हरकत में आई। दूसरे लम्हे ही उस मुहाफिज का सर कटकर एक झटके से उछलता हुआ दूर जा गिरा और उसका बेसहार का धड़ जमीन पर गिरकर बुरी तरह फड़कने लगा। उसके धड़ से खून फवारे की मानिंद उबल उबल कर फर्श पर गिर रहा था। अपने साथी का यह हशर देखकर दूसरे मुहाफिज उछलकर तेजी के साथ कई कदम पीछे हटते चले गए। उनकी आंखों में खौफ और दहशत के साए लहराने लगे। और कौन है जो मेरे हुक्म को मानने से इनकार की जुर्रत रखता है? आओ मेरे सामने, है कोई और? शहजादा खातून दहाड़ते हुए बोला तो तमाम मुहाफिज कांपते हुए बोले, नहीं शहजादा हुजूर, और कोई नहीं है। हम अभी जाते हैं और शहजादी तलछा को आपके कदमों में ला फेंकते हैं। उन्होंने कदरे झुककर शहजादे खातून को आदाब किया और फिर उल्टे कदमों बाहर निकल गई। शहजादा खातून ने मुर्दा मुहाफिज को टांग मारी और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर आ गया। मुख्तलिफ राहदारियों में से होता हुआ वो एक और कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच गया। दरवाजे के सामने दो मुहाफिज नेज़े जोड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। शहजादा खातून को देखकर उन्होंने फौरन अपने नेज़े हटा लिए। शहजादा खातून उनकी तरफ देखे बगैर अंदर दाखिल होता चला गया। कमरा काफी कुशादा और खूबसूरत सामान से आरास्ता था। कमरे में एक तरफ जरी तख्त पर मलका अस्तीस बैठी हुई थी। दीवार के इंतहाई बालाई हिस्से में छत के करीब एक रोशनदान से शुआए आफताब छन छन कर जानिब सदर उस तरफ पड़ रही थी कि मलका अस्तीस तख्त पर बैठी और सर पर ताज रखे बखूबी नजर आती थी। तख्त के एक तरफ वजीर आजम, उमरा की फौज, कातिब, नजूमी और मुंशी मुअद्दब खड़े थे। दाएं तरफ की दीवार में मौजूद रोशनदान से आफताब की किरण मोतदिल रोशनी में उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चेहरे पर रौब, कानों में खूबसूरत और लंबे झुमके, सूरत फिक्रमंद, रियाया के लिए लुत्फ करम के आसार हर अदा से जाहिर। आओ बेटा खातून, हम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मलका अस्तीस ने शहजादा खातून को कमरे में दाखिल होते देखकर कहा, कहो तूसाम देवी की मूर्ति के मुतल्लिक कुछ पता चला? जी अम्मी हजूर, हमारे खास सितारा शनास नजूमी तमास ने उस मूर्ति के मुतल्लिक पता लगा लिया है। शहजादा खातून ने मुबहम लहजे में कहा, नजूमी तमास ने हमें बताया है कि इस वक्त तूसाम देवी की मूर्ति मुल्क आसाक की शहजादी तलछा के पास है। वो तूसाम मूर्ति को एक भूरे रंग की थैली में डाले अपने पटके से बांध कर रखती है। फिर हमने फौरन अपने मुहाफिजों को खुफिया तौर पर शहजादी तलछा के पास भेजा। वो सब तलछा तक पहुंचे और उसे थैली छीनने में कामयाब हो गए, मगर उस कमबख्त ने न सिर्फ हमारे मुहाफिजों से थैली वापस छीन ली बल्कि उन्हें मार मार कर अधमुआ कर दिया। उन सब के मुताबिक वो बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। शहजादी तलछा, मुल्क आसाक की शहजादी। मलका ने चौंक कर कदरे तुर्च लहजे में कहा, तूसाम मूर्ति यानी शहजादी तलछा के पास है? वाकई वो तो खतरनाक शहजादी है। शाह लाकूस ने तो उसे हर किस्म के जंगी फन सिखाए हुए हैं। अपने मुहाफिजों को उस तक भेजने से पहले तुमने कम से कम हमसे मशवरा या राय ले ली होती
आप उसकी मेरे सामने तारीफ मत करें, उसकी तारीफ सुनकर मेरे तो कान पक चुके हैं। शहजादा खातून भी कदरे तुर्श लहजे में बोला। वैसे आप मुझे क्या राय देती? मलका बोली, बेटा खातून, आम सी बात है, घोड़े को घास दिखाओ, वो तुम्हारी तरफ खुद ब खुद चलाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि शहजादी तलछा बहुत खूबसूरत और भला की हसीन है। अगर हम शहजादी तलछा का शाही लाकूस से रिश्ता मांग कर उसे यहाँ ले आए तो न सिर्फ तुसाम देवी की मूर्ति हमारे हाथ लग जाएगी, बल्कि आसाक की सारी रियासत हमारे कदमों में होगी। इसके लिए हमें कोई तगदो भी ना करनी पड़ेगी, यानी आम की आम और गुठलियों के दाम वाली बात होगी। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं अम्मी हजूर, ये हर बार ठीक रहेगा। मगर क्या? मगर इस हरबे की नाकामी के बाद मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर शाही लाकूस ने शहजादी तलछा का मुझे रिश्ता ना दिया तो मैं अपनी पूरी फौज लेकर आसाक पर चढ़ जाऊंगा और आप मुझे नहीं रोकेंगी। मैं भला तुम्हें क्यों रोकूंगी? तो ठीक है, आप आज ही शाही एलची को आसाक की तरफ रवाना कर दें। शहजादा खातून ये कहकर दरबार से निकलता चला गया। मैं चंद लम्हों के लिए उसके मजबूत हाथों में किसमिस आती रही और फिर मैंने उसके पेट में कोहनी दे मारी। वो मुझे छोड़कर अपना पेट पकड़े हुए पीछे हट गया। हिरन तेजी के साथ एक कोने में छुप गया। मैंने अपने दाएं तरफ देखा, वो आदमी तेजी के साथ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने नीचे बैठकर फर्श पर घसीटते हुए उसके करीब पहुंचकर उसके घुटनों में मुक्के मारे। वो चलकर मेरे पीछे फर्श पर जा गिरा। मैं तेजी के साथ उठ खड़ी हुई। एक मुहाफिज पहले ही दरवाजे को अंदर से बंद कर चुका था। मैं जैसे ही उठ खड़ी हुई उसी वक्त बाएं तरफ से किसी ने मेरी कमर में पांव मारा। मैं लड़खड़ाते हुए दाएं तरफ झुकी। उसी वक्त एक और मुहाफिज ने दाएं तरफ से मेरी कमर में पांव मारा। मैं संभल ना सकी, नीचे फर्श पर जा गिरी। एक और मुहाफिज ने मेरे सर में पांव मारना चाहा। मैंने तेजी के साथ उसका पांव पकड़ लिया। वो जोर लगाते हुए अपना पांव मेरे सर की तरफ बढ़ा रहा था। मैंने उसके पांव को झटका देते हुए उसे घुमा डाला। वो घूमकर अपने साथी से जा टकराया। फिर वो दोनों फर्श पर घसीटते हुए दीवार के साथ जा टकराए। मैं तेजी के साथ उठी और अपने नेफे में मौजूद तेज धार वाला वही खंजर निकाल लिया जिसे कालूक को खत्म किया था। दो मुहाफिज तेजी के साथ मेरी तरफ बढ़े। मैंने आगे बढ़कर खंजर को मखसूस अंदाज में हरकत दी। दोनों मुहाफिज चीखते हुए खिड़की के साथ टकराए और खिड़की को तोड़ते हुए बाहर गिरते चले गए। मैंने पलटा खाया। मुहाफिज मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर खिड़की की तरफ लपके और दूसरे लम्हे ही वो सब छलांगे लगाते हुए बाहर गिरते चले गए। मैं खिड़की के करीब पहुंचकर बाहर उन सब की तरफ देखने लगी। वो सब लड़खड़ाते और एक दूसरे के साथ टकराते हुए एक जानिब भागे जा रहे थे। क्या वो सब चले गए शहजादी हुजूर? हिरन की आवाज सुनकर मैं पलटी। वो सर उठाकर मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं एक जानिब रखी हुई खूबसूरत कुर्सी पर बैठ गई। वो भी मेरे करीब पहुंच गया। मैं मुसरत भरे अंदाज में उस हिरन की तरफ देख रही थी। उसने चंद ही लम्हों के बाद मुझे मुखातिब किया। शहजादी हुजूर, आप मुझसे कुछ पूछेंगी नहीं? कोई सवाल नहीं करेंगी कि मैं आपके पास क्यों आना चाहता था? आपको मैं कैसे जानता हूँ? हाँ, मैं यही सवाल सोच रही थी, मैंने कहा। अब तुमने जो सवाल किए हैं उनके जवाब भी मुझे दे दो। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें ताजिर से खरीद लूं तो तुम अपने मुतल्लिक सब कुछ खुद ही बता दोगे। सो अब मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताकर हैरान करूंगा कि मैं हिरन का बच्चा नहीं हूँ। मैं कोई जानवर नहीं हूँ बल्कि एक इंसान हूँ, आपकी तरह का इंसान। क्या कह रही हो तुम? आप हैरान हो रही हैं। आपकी हैरानगी वजह है मगर यह हकीकत है, उसने बोलते हुए कहा। मैं मुल्क फाकास का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हक्कास है। मैं इंसान से जानवर कैसे बना, ये सब एक जादूगर की मेहरबानी है। उस जादूगर ने मुझे एक शक्ति दी हुई है जिसकी वजह से मैं आने वाले वक्त के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मगर वापस अपनी असली हालत में नहीं आ सकता। मैं इस वक्त आपको एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करने के लिए आया हूँ। आपकी रियासत और आपका कुंबा खौफनाक अजियतों और परेशानियों से दो चार होने वाले हैं। मौत के भयानक और खौफनाक साए आपकी जिंदगी की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे साए जिनके बारे में आप अंदाजा भी नहीं कर सकती। अगर आप उन सब से बचना चाहती हैं तो मेरी एक बात माने, आप फौरन और जितनी जल्दी हो सके तूसाम को फना कर दें। इसी तूसाम की वजह से आपकी जिंदगी खौफनाक अजाब से दो चार होने वाली है। आप इस मनहूस मूर्ति को फना कर दें। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा। मैं कुछ समझी नहीं, जरा तुम तफसील बताओ। क्यों नहीं? जिस जादूगर ने मुझे इंसान से जानवर बनाया है उसे आप कत्ल कर चुकी हैं, यानी मेरा इशारा कालूक जादूगर की तरफ है। इस तुसाम मूर्ति पर उसका हक था। तो साल शैतान ने यह मूर्ति कालूक जादूगर को दी थी, मगर तुमने अय्यारी और मक्कारी से काम लेकर उससे यह मूर्ति हासिल कर ली। जैसा कि कालूक जादूगर तुम्हें बता चुका था, उस तक पहुंचाने वाली किताब को अगर कोई उसके अलावा हाथ लगाता तो उसी वक्त जलकर राख हो जाता। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि यह तुसाम देवी की मूर्ति आप इतनी आसानी से हासिल कर लेंगी? जब आपने कालूक को खत्म करके तुसाम मूर्ति हासिल की थी उसी वक्त तसाल शैतान ने इस पर एक तलिस्म कायम कर दिया।
इस तिलिस्म की वजह से तुसाम मूर्ति में एक इंतहाई कुव्वत कशिश पैदा हो चुकी है। जो कोई भी इस मूर्ति को एक नजर देखेगा वो उसी वक्त तुसाम के शहर में गिरफ्तार हो जाएगा। वो अगर तुसाम मूर्ति को हासिल कर ले तो वो खौफनाक ताकत बन जाएगा। वो तुसाम मूर्ति की वजह से पूरी दुनिया में छुपे हुए हीरों का मालिक तो होगा ही, साथ में उसके सीहर का गिरफ्तार भी। कालूक जादूगर के खत्म होने के बाद ये मूर्ति तसाल शैतान के साय में पहुंच चुकी है। कालूक जादूगर ने तुमसे अपनी मौत का इंतकाम लेने के लिए तुसाम मूर्ति का दीदार शहजादा खातून और मलका स्तीस को सोते में ख्वाब के आलम में करा दिया है और तुसाम के मुतल्लिक और उसकी अहमियत के बारे में भी सब कुछ बता दिया है। अब वो दोनों तुसाम मूर्ति को हासिल करने के लिए निहायत बेचैन हो रही हैं। उन्होंने अपने शाही नजूमी तमाश से मालूम कर लिया है कि इस वक्त तुसाम मूर्ति आपकी तहवील में है। वो दोनों तुसाम के सीहर में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुके हैं। शहजादा खातून ने आपसे जबरदस्ती तुसाम मूर्ति हासिल करने के लिए अपने मुहाफिजों को आपके पास भेजा, मगर वो इस मूर्ति को आपसे हासिल करने में नाकाम रहे। मलका स्तीस ने उसे मशवरा दिया कि वह आपका रिश्ता लाकूस से मांगेगा। इस तरह आप और तुसाम मूर्ति दोनों उनके पास पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने शाही एलची को शाही लाकूस के पास भेजा, मगर शाही लाकूस ने आपका रिश्ता देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो सख्त गजबनाक हो रही हैं। अब शहजादा खातून अपनी पूरी फौज के साथ आपकी रियासत की तरफ बढ़ रहा है। वो किसी भी वक्त आपके मुल्क पर हमलावर हो सकते हैं। मैं इस खून खराबे को रोकने, इंसानी जिंदगियों को ज़ाया होने से बचाने के लिए आपके पास आया हूँ। आप मेरी बात पर अमल करके तुसाम मूर्ति को अभी फना कर दें। उसे जलती हुई आग में रखकर उस पर तलवार मारें और टुकड़े टुकड़े कर दें। इस तरह तुसाम पर कायम तिलिस्म तबाह हो जाएगा। न सिर्फ तुसाम के सीहर से आप आज़ाद हो जाएंगी, बल्कि शहजादा खातून और मलका स्तीस से भी। इसके बावजूद अगर शहजादा खातून अपनी फौज के साथ आपके मुल्क पर हमलावर हुआ तो उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। वो आपका मुल्क फतह न कर सकेगा और नाकाम ही वापस लौट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपने मेरी बात ना मानी और तुसाम मूर्ति को फना ना किया तो शहजादा खातून और उसके साथ कालूक जादूगर की मावराई ताकतें हैं जो हर हाल में उन्हें फतह कर लेंगी। वो आपको और आपके कुंबा को हरगिज ना छोड़ेंगी। मैं बड़े इन्हमाक से हकास की बातें सुन रही थी। तमाम बातें सुनकर मुझे शहजादा खातून और मलका स्तीस पर बहुत गुस्सा आने लगा। आने दो उनको यहाँ। वो यहाँ खुद नहीं आ रहा, बल्कि उसे उसकी भयानक मौत खींच कर यहाँ ला रही है। मैं अभी अब्बा हुजूर को इस खबर से आगाह करती हूँ। नहीं शहजादी हुजूर, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपने मेरा मशवरा या कहा ना मानना तो हर तरफ खून खराबा होगा। आपका मुल्क और खानदान सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं तुसाम मूर्ति को ज़ाया नहीं कर सकती। ये तो मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। तुम ख्वामखा बकवास मत करो। तुम मुझे क्या कमजोर या बुज़दिल समझते हो? तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम झूठ कह रहे हो। भला ये मूर्ति मनहूस और शैतानी कैसे हो सकती है? नहीं, मैं तुसाम मूर्ति को फना नहीं कर सकती। हाँ, शहजादा खातून और उसकी फौज को जरूर फना कर दूंगी। तो ठीक है, आप याद रखें मेरी बातें। एक दिन ऐसा वक्त भी जरूर आएगा जब आपको मेरी ये तमाम बातें याद आएंगी। आप वापस पलटना चाहेंगी, मगर वक्त गुजर चुका होगा। देखना, आप उस दिन बहुत पछताएंगी और अपने आप से कहेंगी कि आपने मेरी बातें क्यों नहीं मानी। मैं फिलहाल तुम्हारी मशकूर हूँ कि तुमने खातून की पेशकदमी से मुझे आगाह कर दिया। तुम खुद देखना मैं उनका क्या हशर करती हूँ। जहाँ तक पछताने का सवाल है तो सुन लो, शहजादी तलशा ने अपनी जिंदगी में अभी तक पछताना सीखा नहीं है, और आपको ताजिर ने मेरे बारे में जो कुछ बताया था शायद आप उसे भूल गई हैं। मेरी पेशन गोइयाँ कभी गलत साबित नहीं हुई। कालूक जादूगर की मिली हुई शक्ति की बदौलत मेरी पेशन गोइयाँ आज तक सच ही साबित हुई हैं। आपने मेरी बात ना मानकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं आपको इस खून खराबे से रोकने के लिए आया था, मगर अफसोस। तो ठीक है, आपके मन में जो आए वो आप करें। मैं भला इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? अब मुझे चलना चाहिए। फिर वो हिरन मायूस अंदाज में चलता हुआ खिड़की के करीब पहुंचा और दूसरे लम्हे ही वो तेज रोशनी में तब्दील होकर बाहर निकलता चला गया। तेज रोशनी फिजा में बल खाते हुए गायब हो गई। मैंने चंद लम्हों के बाद पटके में लटकी हुई थैली की तरफ देखा और फिर थैली में से तुसाम मूर्ति को बाहर निकाल लिया। वो पहले की तरह निहायत हसीन, दिलकश और खूबसूरत लग रही थी। गुलाब की पत्तियों जैसे होंठों पर निहायत दिलफरेब मुस्कुराहट रेंग रही थी। बदन पर मुख्तलिफ रंगों के हीरे मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां खारिज करते हुए जगमग जगमग कर रहे थे। आंखों में ऐसा सीहर जो अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ ले। मैं एक बार फिर उसके सीहर में खो चुकी थी। मैं कुछ देर तक तुसाम की तरफ देखती रही और फिर मैंने उसे वापस थैली में डाल लिया। मैं उठकर खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं अब कोई ताखीर किए बगैर अपनी फौज को अलर्ट करना चाहती थी, इसलिए मैं तेजी के साथ कमरे से बाहर निकलती चली गई। हर तरफ तलवारों की झनकारों और इंसानी चीखों की आवाजें गूंज रही थी। दोनों तरफ की अफवाज आपस में लड़ रही थी। शहजादा खातून की 13 लाख फौज के मुकाबले में मेरी 7 लाख की फौज।
और वो भी ऐसी जो अभी जंग के लिए तैयार भी ना थी। शहजादा खातून ने अचानक हम पर धावा बोल दिया, इसलिए भी मेरी फौज उनकी अचानक और तेज रफ्तार पेशकदमी को संभाल और रोक ना सकी। जबरदस्त रन पड़ा और चंद लम्हों में ही शहजादा खातून की बेकरां अफवाज हम पर छाती चली गई। मैं अपनी अफवाज को पहले तो हौसला देती रही और फिर खुद भी मैदान जंग में कूद पड़ी। मेरा चेहरा गुस्से की शिद्दत से निहायत गजबनाक और सुरख हो रहा था। मैं घोड़े पर सवार तेज और चमकदार फल वाली तलवार लिए निहायत जोशीले अंदाज में दुश्मनों पर टूट पड़ी और दुश्मन तेज रफ्तारी के साथ नीचे गिर रहे थे। शहजादा खातून भी तेजी के साथ मेरी फौज के सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। जमीन पानी की मानंद बहते हुए इंसानी खून से अपनी प्यास बुझा रही थी। शहजादा खातून की फौज आहिस्ता आहिस्ता मेरी फौज पर गलबा पा रही थी। ये देखकर मेरे चेहरे पर शिकने फैल गई। मैं चीख चीख कर अपनी फौज का हौसला और हिम्मत बढ़ाने लगी, मगर शहजादा खातून की फौज ज्यादा होने की वजह से मेरी फौज बुरी तरह शिकस्त खा रही थी। हर तरफ चीखों पुकार और तलवारों की झनकारें, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें गूंज रही थीं। मैं निहायत खौफनाक अंदाज में दुश्मनों के समुंदर को चीरती हुई धारती और तलवार को लहराते हुए शहजादा खातून की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने उस पर हमला करना चाहा, उसी वक्त कई सिपाहियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दो एक सिपाहियों ने मेरी तलवार पर अपनी तलवारें मारकर नीचे गिरा दी। चारों तरफ से नेज़े, तलवारें, तीर कमान और खंजर मेरी तरफ उठे और इससे पहले कि मेरे बदन के साथ टकराते, उसी वक्त शहजादा खातून ने चीखते हुए उन्हें रोक दिया। फिर उसने तकरीबन चीखते हुए कहा, इसे हलाक मत करना, इसे गिरफ्तार कर लो और इसके अलावा तमाम दुश्मनों को खत्म कर दो। जाओ, कहर बन जाओ, हर एक हिस्से को खून से रंग डालो। फिर मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरी मुश्कें कस दी गई। मैंने चीखते हुए बहुत कोशिशें की, अपनी तमाम ताकत सर्फ कर दी, मगर उन्होंने मुझे निहायत मजबूती से गिरफ्तार किया हुआ था। मुझे गिरफ्तार होते देखकर मेरी फौज के हौसले मजीद पस्त हो गए। वह हथियार फेंककर मैदान जंग से भागना शुरू हो गई। शहजादा खातून उनके ताकुब में था। वो उन्हें पकड़ पकड़ कर खत्म कर और करवा रहा था। इसके बाद वो शहर में दाखिल हो गया। शहर में दाखिल होते ही उसने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। उसने हुक्म जारी करवा दिया कि शहर में मौजूद एक एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाए। फिर महल में दाखिल होकर उसने खुद अपने हाथों से शाह लाकूस, मलका और जो कोई भी उससे मिला कत्ल कर दिया। शाम तक शहजादा खातून ने पूरे मुल्क को फतह कर लिया। हर तरफ गलियों, मैदान में और बाजारों में लाशों के ढेर नजर आ रहे थे। मैं रस्सियों और जंजीरों से बंधी हुई थी। मुझे शहजादा खातून के सामने लाया गया। वो बहुत खुश था और खुशी के मारे कहके लगा रहा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। आंखें इंतहाई सुरख और काफी सूज चुकी थी। अब बताओ शहजादी तलशा, तुम्हारे चेहरे पर अफसुर्दगी और रंज क्यों फैला हुआ है? कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी और ताकत? वो मेरी तरफ देखते हुए बोल रहा था। वैसे क्या तुम जानती हो कि हमने तुम्हारे मुल्क पर चढ़ाई क्यों की? एक लालच के बदले, मैंने कहा, जिसको कोई समझ नहीं पाया। तुम बदफितरत और एक इंतहाई सफाक जालिम हो। क्या तुम्हें मासूम बच्चों और बूढ़ों पर जरा बराबर भी रहम ना आया? वो मेरी बातों पर चंद लम्हों के लिए हंसता रहा और फिर बोला, अगर शाह लाकूस तुम्हारा रिश्ता मुझे दे देता तो नौबत यहाँ तक ना आने पाती। अब तुम्हारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ मेरे ही वफादार फैले हुए हैं। हमने तुम्हारी रियासत आसाक का कोई भी फर्द नहीं छोड़ा, एक एक बच्चे को हलाक कर दिया है। तुम ही वो हस्ती हो जो हमारे सामने जिंदा हो। हम अगर चाहें तो इसी वक्त तुम्हारी गर्दन भी तुम्हारे तन से जुदा कर दे, मगर तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा दिलकश सरापा और तुम्हारा बिजली जैसा हुस्न देखकर हम भी घायल हो चुके हैं। हम तुम्हारी शिकस्त के बावजूद भी तुमसे शादी करने को तैयार हैं। तुम भी कह दो कि अपनी गंदी जुबान को रोको। मैंने कपकपाते हुए उसीले लहजे में उसकी बात काट दी। शहजादी तलशा से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल फेंको। खातून, मैं तो तुम्हारे चेहरे पर थूकना भी पसंद नहीं करती। फिर तुमने कैसे ये सोच लिया कि तुम्हारी मुझसे शादी हो जाएगी? तुम हैवान हो, हैवान। वाह, क्या बोलती हो तुम। तुम्हारा ये अंदाज हमें पसंद आया। शायद तुम्हें मालूम नहीं, जो बात हम प्यार से समझा रहे हैं वही तुम्हारे हक में बेहतर है। अब जल्दी से प्यार से मान जाओ, कहीं ऐसा ना हो हमें गुस्सा आ जाए। शायद तुम हमारे गुस्से से नावाकिफ हो। हम अगर गुस्से में आ जाएं तो क्या? मैं हलक से गुर्राई। तो कहीं अपने सर में लोगों से जूते लगवाना शुरू कर देते हो या पागलों की तरह खुद पर थूकना शुरू कर देते हो? तुम तो जुबान दराज भी लगती हो और गुस्ताख भी। ठीक है, इस तरफ हम बाद में आते हैं। पहले तुसाम को देखें, आखिर वो कैसी है जिसकी खातिर हमने इतना खून खराबा किया। शहजादा खातून ने ऐसे चौंक कर कहा जैसे वो तुसाम के मुतल्लिक भूल ही चुका था। लाओ वो मूर्ति। कौन सी मूर्ति? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो तलशा, वो तुम्हारे पटके के साथ लटकी हुई थैली में है। देखो, आखिर ये थैली तुसाम देवी की मूर्ति की वजह से कैसे चमक रही है। सातों रोशनियां थैली में टिमटिमा रही हैं।
शहजादा खातून ने अपने एक मुहाफिज को इशारा किया तो उसने आगे बढ़कर मेरे पटके में बंधी हुई थैली झटके के साथ छीनी और फिर शहजादा खातून के हवाले कर दी। शहजादा खातून ने थैली में से तुसाम को निकाल लिया। तुसाम मूर्ति के बदन और बदन पर जुड़े हुए हीरों में से मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां खारिज हो रही थीं। मैं सिर्फ चीखती ही रह गई। वो तुसाम को हासिल करके बेख्तियार कहके लगाने लगा। उसे दीवानावार कहके लगाते देखकर हर शख्स परेशान नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उन सब में इतनी जुर्रत न थी कि वो थोड़ा सा भी मुस्कुरा देते। अगर वो ऐसा करते तो यकीनन शहजादा खातून समझता कि वो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और फिर उसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो नाराज होकर उन सब की गर्दनें ही उड़ा देता। अचानक मेरे सामने फिजा में हक्कास का चेहरा नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर भी बला की अफसुर्दगी थी। मैं उसे अपने सामने देखकर शर्म से पानी पानी होने लगी। काश मैं उसकी बात मान लेती, मगर अब वक्त गुजर चुका था। उसने रस्सियों की तरफ घूरा। मेरे बदन पर बंधी हुई रस्सियां खुद ब खुद गायब हो गईं। फिर हक्कास का चेहरा भी लहरों की शक्ल में गायब हो गया। मैंने अपने करीब पड़ी हुई तलवार उठा ली। मुझ पर नजर पड़ते ही वो सब चौंक पड़े। शहजादा खातून की हंसी और भयानक कहके बंद हो गए। मैं गुस्से से आग बगूला हुए जा रही थी। मैं तेजी के साथ शहजादे पर हमलावर हुई, मगर 2 मुहाफिजों ने आगे बढ़कर उसे बचा लिया। वो मुझे इस तरह आजाद होते देखकर दंग हो रहा था। मैंने निहायत कुव्वत से एक मुहाफिज के पेट में पांव मारा और दूसरे की गर्दन पर तलवार। एक मुहाफिज तेजी के साथ फिजा में कलाबाजियां खाते हुए एक घुड़सवार से टकराया और वो दोनों चीखते हुए जमीन पर जा गिरे, जबकि दूसरे मुहाफिज का सर किसी फुटबॉल की तरह खून की धारे मारता हुआ दूर जा गिरा। उसी वक्त कई मुहाफिज अपने घोड़ों पर से छलांगे लगाते हुए मेरी तरफ बढ़े। मुहाफिजों की इतनी बड़ी तादाद के सामने मैं अकेली थी। फिर हमारे दरमियान एक भयानक जंग छिड़ गई, ऐसी जंग जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत था। तलवारें बिजली की तरह आपस में टकरा रही थीं। मैं निहायत महारत और तेज रफ्तारी के साथ तलवार चला रही थी। फिर कई मुहाफिजों की निहायत दिलखराश चीखें फिजा में गूंज उठी। किसी का पांव कट चुका था, किसी का हाथ, किसी का सर, किसी की उंगलियां और किसी का धड़। गर्ज के जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा फिजा में परिंदों की तरह उड़ते हुए उछले और जमीन की तरफ बढ़े। मैंने उसी वक्त छलांग लगाई और एक घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा तेजी के साथ चीखा और निहायत तेज रफ्तारी के साथ एक तरफ दौड़ता चला गया। पकड़ो पकड़ो, इसे जाने ना पाए, शहजादा खातून ने हलक के बल चीखते हुए कहा। कई सिपाही घोड़ों पर बैठे और शहजादी तलछा के पीछे भागते चले गए। शहजादा खातून होंठ काटते हुए दरबार की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों के बाद दरबार में मलका स्तीस भी आ गई। वो दोनों एक अलहदा कमरे में पहुंच गए। मलका ने अपने बेटे शहजादा खातून को कामयाबी की मुबारकबाद दी और फिर उसने तुसाम मूर्ति के मुतल्लिक पूछा तो शहजादा खातून बोला, अम्मी हजूर, ये देखिए तुसाम, जिसकी बदौलत हमने इस मुल्क पर फतह हासिल की है। ये वाकई बहुत किस्मत वाली मूर्ति है। ये तुसाम है। मलका स्तीस ने आंखें फाड़ते हुए तुसाम को देखा। वाकई ये तो इंतहाई खूबसूरत और कीमती है। इससे तो कई मुल्क खरीदे जा सकते हैं। लाओ, ये हमारे हवाले कर दो, इसे हम खजाने खास में रखेंगे। ये दुनिया का सबसे कीमती और नायाब और बड़ा अजूबा है। लाओ, इसे मुझे दे दो। नहीं, आपके नहीं, बल्कि मेरे पास रहेगी, उसने ठोस लहजे में कहा। इसे मैंने हासिल किया है। ये मुल्क मैंने फतह किया है। आप तो इंतहाई बूढ़ी हो चुकी हैं और मुल्क चलाने के काबिल भी नहीं है। अब आप आराम करें और मुझे हुकूमत करने दें। आपसे बेहतर तो मैं ही ये सल्तनत चला सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम आखिर किस अंदाज में बात कर रहे हो? उसने बोलना चाहा, मगर शहजादा खातून ने उसकी बात काटते हुए कहा, इसीलिए तो मैं आपसे इस कदर नरम लहजे में बातें कर रहा हूँ, वरना तुम गुस्ताखी कर रहे हो। लाओ, ये तुसाम मूर्ति मुझे दे दो, कहीं ऐसा ना हो मुझे गुस्सा आ जाए। अच्छा जाओ, मैं नहीं देता तुसाम, तो फिर हम इस तरीके से भी तुसाम ले सकते हैं, छीन सकते हैं। मलका स्तीस ने तलवार को म्यान से निकालते हुए कहा और शहजादा खातून ने भी अपनी तलवार निकाल ली। उसने अपनी मां पर तेजी के साथ हमला कर दिया। कमरे में तलवारों की झनकारें गूंजने लगीं। दोनों ही पैंतरे बदल बदल कर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। तुसाम का सिहर उन पर सर चढ़कर बोल रहा था। फिर अचानक शहजादा खातून का दाव चल गया। उसने अपनी मां मलका स्तीस के सीने में तलवार घोंप दी। मलका के मुंह से होलनाक चीख निकली। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगी। सीने में से खून तेजी के साथ उबल उबल कर जमीन पर बहने लगा। शहजादा खातून ने सीने में से तलवार खींची और फिर मलका स्तीस का सर उड़ा दिया। वो बुरी तरह तड़पी और साकित हो गई। उसी वक्त शहजादा खातून को एक निहायत जोरदार झटका लगा। उसे जैसे होश सा आ गया। वो आंखें मारे हैरत के फाड़ फाड़ कर अपनी माँ के मुर्दा बदन और कटी हुई गर्दन की तरफ देख रहा था। वो शायद तुसाम के सिहर से निकल आया था। कोई है, देखो, किसी ने मेरी अम्मी हजूर को कत्ल कर दिया। वो बुरी तरह चीख रहा था। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा झटके के साथ खुला और कई सिपाही भागते हुए अंदर दाखिल हुए। वो शहजादा खातून के हाथों में पकड़ी हुई खून आलू तलवार को देखकर अपनी अपनी जगहों पर रुक गई।
शहजादा खातून की अभी तक कुछ समझ में नहीं आया था कि उसकी माँ को आखिर कत्ल किसने किया है। उसी वक्त वजीर आजम हासिर भी अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही वो भी शहजादा खातून को देखकर छिटक गया। उसने शहजादी की तरफ देखते हुए कहा, शहजादे, ये तुमने क्या किया? नहीं नहीं हासिर, ये मैंने नहीं किया। ये तुम झूठ बोल रहे हो। वजीर आजम हासिर बोला, ये खून तुमने ही किया है। तुम इतने सफाक और बेरहम बन जाओगे, ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। तुमने अपनी माँ को, मलका इस्तीस को मार डाला। तुमने यकीनन मलका से फतह के नशे में पूरा तख्तो ताज मांगा होगा, और जब मलका ने इनकार किया होगा तो तुम्हारे हाथों में खून आलू तलवार मुंह फाड़े साफ कह रही है। अपनी माँ को कत्ल तुमने ही किया है। वैसे ये सब अच्छा ही हुआ। मैं कब से इस मुल्क पर राज करने के बारे में ही सोच रहा था। तुमने खुद ही ये मामला हल कर दिया। अब मैं मुल्क आसाक और तुम्हारे मुल्क दोनों पर हुकूमत करूंगा। मैंने तुम्हारी सारी फौज को अपना हम ख्याल तो पहले ही बना लिया था। तुमने मलका को तो मार डाला है, अब रह गए तुम। वजीर आजम ने मुस्कुराकर मुहाफिजों की तरफ देखा और उन्हें इशारा किया। इससे पहले कि शहजादा खातून संभलता, मुहाफिजों के कमानों से तीर निकले और शहजादे के पूरे बदन में पैवस्त होते चले गए। वो चीखा और जमीन पर गिरने के बाद साकित हो गया। वजीर आजम उसकी लाश को देखते हुए जोर जोर से कहकहे लगाने लगा, भयानक और खुशी के कहकहे। मैं घोड़े पर बैठी उसे सरपट भगा रही थी। शहजादा खातून के मुहाफिज अभी तक मेरे ताकुब में थे। कुछ देर के बाद मैं एक बंदरगाह पर पहुंच गई, जहां कई जहाज और कश्तियां खड़ी थीं और कुछ आ जा रही थीं। मैंने चलते हुए घोड़े पर से छलांग लगाई और जमीन पर आ रही। घोड़ा भागता हुआ आगे निकल गया। मैं तेजी के साथ भागती हुई कश्तियों में दाखिल हो गई। मैं मुहाफिजों से बचने के लिए एक समुद्री जहाज में सवार हो गई। मुहाफिज भी बंदरगाह पहुंच चुके थे। वो सब कुत्तों की तरह मुझे ढूंढते फिर रहे थे। मैं जहाजों में ड्रमों के पीछे छुप गई। मेरे आगे बड़े बड़े ड्रम और जंजीरें पड़ी हुई थी। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकी और उसी वक्त कोई ठोस चीज मेरे सर में लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाता चला गया। उसी वक्त मुझे शदीद झटके से लगे और मेरे बदन में जैसे जलजला सा आ गया। मेरा बदन बुरी तरह से लरजने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। फिर चंद लम्हों के बाद अंधेरा छट गया। मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। मैं उस वक्त उसी झोंपड़ी में था जहां मैं रोने की आवाज सुनकर अंदर दाखिल हुआ। सारा मेरे करीब ही पड़ी हुई थी। वो अभी तक बेहोश थी। मैंने बुढ़िया की तरफ देखा। वो पहले की तरह अपनी जगह पर बैठी हुई थी। मुझे यूं लगा जैसे मैं इतनी देर तक कोई ख्वाब देख रहा था। इससे पहले कि मैं कोई बात करता, बुढ़िया ने खुद ही कहना शुरू कर दिया, और फिर मोहम्मद उस्मान अली, उस शहजादी की जिंदगी अजाब बनकर रह गई। उसे जब होश आया तो दो आदमी उसके करीब खड़े थे। वो उन्हें अपने सामने देखकर घबरा गई। वो उठकर खड़ी हुई तो उसने देखा कि वो उसी जहाज में है। ताहम वो जहाज समुद्र में सफर कर रहा था। आदमियों ने उसे नाम वगैरह पूछा, मगर वो कुछ ना बोली। वो दोनों हवस के शिकारी बनकर उस पर टूट पड़े, मगर वो अनजान थे कि ये कोई मामूली लड़की ना थी। वो उन दोनों से गुत्थम गुत्था हो गई। उसने दोनों को खून में नहलाकर समुद्र में छलांग लगा दी। जहाज चलता हुआ बहुत आगे बढ़ गया। उसने जिस जगह पानी में छलांग लगाई थी वहां से कुछ दूरी पर उसे एक जजीरा नजर आया। वो तैरते हुए इस जजीरे पर पहुंच गई। जजीरे पर उसे खाने को जंगली फल ही मिले। वो उस जजीरे पर ही भटकती रही। अचानक उसे अपने पटके में किसी ठोस चीज का एहसास हुआ। उसने देखा कि वो भूरे रंग की थैली उसके पटके के साथ बंधी हुई थी। उसने थैली को खोलकर देखा तो उसमें वही तुसाम मूर्ति बरामद हुई। तुसाम को देखकर पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई, फिर उसके चेहरे पर नफरत के आसार नमूदार हो गए। हकास बोने की बातें उसके जहन में घूमने लगी। वो चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें हर तरफ जजीरे पर गूंज रही थीं और वापस उसके कानों से टकरा रही थीं। वो हकास की बातें याद करके रो रही थी। पछता रही थी कि उसने हकास की बातें क्यों नहीं मानी, मगर अब पछताने से क्या फायदा। अब वक्त गुजर चुका था। उसने चंद लम्हों के बाद रोना बंद कर दिया और तुसाम को नफरत से एक तरफ फेंक दिया और फिर वो एक तरफ चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसे दोबारा अपने पटके में किसी चीज का एहसास हुआ। उसने देखा कि तुसाम थैली समेत फिर उसके पटके में बंधी हुई थी। वो शदीद परेशान और हैरान हुई। उसने एक बार फिर तुसाम को फेंका, मगर वो जितनी बार तुसाम मूर्ति को फेंकती, तुसाम थैली समेत दोबारा उसके पटके में मौजूद होती। थक हार कर वो दोबारा आगे बढ़ गई। उसने पूरा जजीरा घूम लिया, मगर वहां से निकलने का रास्ता उसे ना मिल सका। एक दिन उसने रोते हुए चीख चीख कर हकास को पुकारा। चंद लम्हों के बाद उसे एक हिरन का बच्चा, जो असल में हकास था, उसके सामने नमूदार हुआ। उसने शहजादी का खूब मजाक उड़ाया। शहजादी रो रो कर उससे मुआफिया मांगने लगी। आखिरकार हकास का दिल पसीज गया। उसने कहा, शहजादी तलशा इस वक्त मुकम्मल तौर पर तुसाम के सियर में गिरफ्तार है। तुसाम की वजह से ही उसका मुल्क और उसका पूरा खानदान तबाह हुआ, और शहजादा खातून और उसकी माँ मलका इस्तीस भी मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। असल में मूर्ति तुसाम जिसके पास भी जाती है उसके होशो हवास छीन लेती है।
वो शख्स मुकम्मल तौर पर इसके सीहर में गिरफ्तार हो जाता है और जब तक वो शख्स किसी का खून खराबा नहीं करता तब तक उसे होश नहीं आता। चूंकि शहजादी ने खुद ही और अपनी मर्जी से तुसाम को हासिल किया था, इसीलिए वो अपनी मर्जी से तुसाम से अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। तुसाम को ना कहीं फेंक सकती है और ना ही जला सकती है। तुसाम से सिर्फ एक ही सूरत में छुटकारा मुमकिन है कि तुसाम को उससे अपनी कोई मर्जी से ले ले, मगर इसकी भी एक शर्त है कि जिसे वो तुसाम दे उसे तुसाम की मुकम्मल हकीकत और नहूसत के बारे में हर बात बता दे। मोहम्मद उस्मान अली, मैंने जिसे भी तुसाम की हकीकत बताकर तुसाम देना चाही उसने फौरन ही इनकार कर दिया। मैंने हक्कास को बताया कि यहाँ इस जजीरे पर तो कोई आएगा ही नहीं। तब हक्कास ने इस जजीरे पर चारों तरफ एक तिलिस्म कायम कर दिया जो ही सारे तामूस है। ये 1 साल पूरा होने पर कई लोगों को एक एक करके यहाँ खींच लाता है। मैं उन सबसे वादा भी लेती हूँ मगर कोई भी वादा पूरा नहीं करता। तुसाम की नहूसत जानकर अपना वादा तोड़ देता है। अब मैं हर रोज अपने लालच और तुसाम की वजह से अपने नसीबों और किस्मत को रोती हूँ। काश मैंने लालच ना किया होता और हक्कास की बात मानकर उसे उसी वक्त फना कर दिया होता। अब मोहम्मद उस्मान अली, तुम 1 साल के बाद यहाँ आए हो। मैंने तुम्हें अपने दिमाग में बिठाकर सारी बात कह सुनाई है। तुमने वादा किया था कि मेरी मुकम्मल दास्तान सुनने के बाद तुम तुसाम मुझे वापस नहीं दोगे। रहम करो, मुझ पर रहम करो मोहम्मद उस्मान अली। मैं इस मूर्ति तुसाम की पिछले 1000 साल से शिकार हूँ और इसकी सजा काट रही हूँ। कम वक्त मुझे मरने भी नहीं देती। अब मैं मरना चाहती हूँ। क्या तुम अपने वादे पर कायम हो? क्या तुम मुझे मरने का हक दोगे? लो, इस मूर्ति को मुझसे ले लो, तुसाम को रख लो और मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो। ये कहकर बुढ़िया खामोश हुई और दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। तुसाम की मुकम्मल हकीकत जानकर मेरा अपना दिल भी खौफ से दहल गया। अब मेरे जहन में यही सवाल उठ रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुसाम से निजात हासिल करनी चाहिए और उसे और बुढ़िया को अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए या फिर वादे का पास करना चाहिए। मैं एक शदीद उलझन में फंस चुका था। मैं अच्छी तरह से जान चुका था कि ये मूर्ति जिसके पास हो उस शख्स की किस्मत में तबाही और बर्बादी लिख दी जाती है। एक तरफ मेरा वादा था और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी की मुकम्मल तबाही। बुढ़िया शहजादी की दास्तान और उसके आंसुओं ने मेरे दिल को भी रुला दिया। क्या सोच रहे हो मोहम्मद उस्मान अली? अगर तुम तुसाम मुझे वापस करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लाओ इसे मुझे दे दो। शायद अभी तक आसमानों के मालिक को यह मंजूर नहीं है कि मैं इत्मीनान से मर सकूं। शायद मेरी किस्मत में अभी मेरे लालच की सजा बहुत तवील है। तुम अपने वादे की परवाह मत करो। यहाँ बहुत से लोग आए, मेरी तमाम दास्तान सुनकर हर एक ने अपने किए हुए वादे तोड़ डाले और यहाँ से चले गए। लाओ ये मुझे दे दो और यहाँ से वापस चले जाओ। जाओ। नहीं शहजादी तलशा, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपना वादा निभाते नहीं। मैं एक मुसलमान हूँ और अल्लाह का सच्चा बंदा कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। जान से चाहे चला जाए मगर ईमान से ना जाए। मैंने आपसे यही वादा किया था कि आपकी और तुसाम की मुकम्मल हकीकत और दास्तान सुनने के बाद मैं तुसाम को आपसे ले लूंगा। अब जबकि आपने मुझे तुसाम और अपने बारे में सब कुछ बता दिया है तब भी मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। अगर अल्लाह ताला को, आसमानों और तमाम जहानों के मालिक को मेरे लिए तुसाम का अजाब ही मंजूर है तो मुझे उसका हर फैसला कबूल है। तुम जाओ आज से, बल्कि अभी से ये तुसाम मेरी है। अब तुम इसके मनहूस साए से आजाद हो। ये तुसाम मेरी है। अब मैं जानूं और मेरी तकदीर जाने। वो हैरत से मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसकी नामालूद आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। उसे जैसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं तुसाम की नहूसत से आजाद हो गई। मैं तुसाम के सीहर से आजाद हो गई। मैं आजाद हो गई। वो खुशी के मारे उठकर बाहर आ गई। मैं भी उसके पीछे बाहर निकल आया। वो बहुत खुश थी। उसी वक्त आसमान पर से बिजली की एक बहुत बड़ी लहर कड़कड़ाती हुई आई और सीधी उस बुढ़िया पर गिरी। बुढ़िया झटके के साथ कई फुट ऊंचा उछली और दूसरे ही लम्हे उसका बदन धमाके के साथ जलकर फिजा में राख हो गया। मैं ये देखकर आगे तेजी के साथ भागा मगर बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त तक बुढ़िया की राख फिजा में उड़ने लगी थी। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं लरज सा उठा। लालच बाज़ औक़ात इंसान को किस कदर दहशतनाक अजाब से दोचार करता है, उसकी मिसाल शहजादी तलशा है। उसका लालच बेशक मामूली था मगर लालच जैसा भी हो इंसान को कभी नहीं छोड़ता। मोहम्मद उस्मान अली, मैं हक्कास हूँ। वैसे तो मैं भी मर चुका हूँ मगर मैं रूह की सूरत में सिर्फ यही बताने आया हूँ कि तुम एक निहायत रहम दिल और अच्छे इंसान हो। इस दुनिया में अच्छाई नाम की अब कोई चीज कम ही बची है। हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता है। इंसानों में देवता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। वैसे तुम मेरी नजर में और शहजादी तलशा के लिए एक देवता हो। नहीं बल्कि देवता नंबर 1। मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक अनजानी आवाज, मगर बोलने वाला दिखाई न दे रहा था। ये उसी हिरन की आवाज थी जो असल में हक्कास था। तुम वाकई शहजादी तलशा के लिए देवता नंबर 1 हो। हक्कास की आवाज दोबारा सुनाई दी। तुमने शहजादी तलशा का अजाब अपने सर लेकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
वरना जाने कब तक उसे इस अजाब में मुब्तला रहना पड़ता। वैसे तुम घबराओ नहीं, इस मूर्ति तूसाम पर से तसाल शैतान का तिलिस्म टूट चुका है। तूसाम का ही जान खेज सीहर इसी सूरत में टूट सकता था जब कोई शख्स वादा करके और उसकी पूरी नहूसत के बारे में जानकर शहजादी तलशा से तूसाम को ले ले। तुमने ऐसा ही किया। इस तरह शहजादी तलशा भी खत्म हो गई और तूसाम पर मौजूद तिलिस्म भी। अब तुम्हारे पास इंतहाई कीमती तूसाम नहीं बल्कि एक आम मूर्ति है। शहजादी तलशा की इस दास्तान से तुम्हें यह सबक मिलेगा कि कभी भी और किसी भी सूरत में लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को समझाना कि लालच बुरी बला है जिसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। इसके बाद आवाज सुनाई देना बंद हो गई। मैंने अपने हाथों में पकड़ी हुई तूसाम की तरफ देखा। वाकई तूसाम पर मौजूद हीरे गायब हो चुके थे। उसमें से निकलने वाली रोशनियां भी खत्म हो चुकी थीं। मैंने तूसाम को दूर फेंक दिया। मैं झोंपड़ी में दाखिल हुआ। सारा अभी तक बेहोश थी। मैंने उसे उठाया और वापस मोटर बोट में आ गया। मोटर बोट को मैंने मिट्टी में से निकाला और पानी में लाकर उसे दोबारा स्टार्ट कर दिया। मोटर बोट एक बार फिर समुद्र में भागती हुई आगे बढ़ने लगी। मैं खुश भी था और गमगीन भी। मुझे खुशी इसलिए हो रही थी कि मैंने सब कुछ जानकर भी वादा पूरा किया, और गम इसलिए हो रहा था कि लालच की वजह से तलशा को कितने दुख सहना पड़े। मैंने दिल ही दिल में अहद कर लिया कि मैं कभी लालच नहीं करूंगा और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाऊंगा कि जिस कदर भी हो सके वो लालच से बचें, हसद और लालच दोनों से बचें, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। मैंने एक नज़र सारा को देखा। वो होश में आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलो जल्दी उठो, बहुत आराम कर लिया तुमने, अब मुझे भी बेहोश होने दो अपनी इन मस्त झील जैसी निगाहों में। क्या क्या कहा तुमने? उसने उठते हुए मेरी तरफ देखकर कहा। तो मैं बुड़बुड़ाया, अब इतना भी हक नहीं बनता, कैसा जमाना आ गया है। सच कहा था हकास ने। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर ये हकास कौन है? ये तुम्हें मेरी तूसाम से पता चलेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा।